स्वागत है फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। ठीक है, जैसे कि पॉलिटी का एक पहला वीडियो आ चुका था, जो जीके जीएस मस्ती का जो नोट्स था उसका पहला वीडियो आता है। ठीक है, तो देखिए पॉलिटी का जो लगभग जो है ना हम 4 पार्ट में खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, ये पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं, ये दूसरा है। इसके बाद 2 वीडियो और आएगा, पॉलिटिक्स का समाप्त हो जाएगा। पॉलिटी के बाद हम लोग चले जाएंगे बिहार स्पेशल में। ठीक है, उसके बाद फिर साइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए पॉलिटी हम लोग स्टार्ट किए थे, तो पॉलिटी का देख लेते हैं। ये मूल कर्तव्य तक हम लोग कल पढ़ चुके थे, उसके आगे देखते हैं। ठीक है, अब कल का वीडियो कैसा लगा था भाई वो कमेंट में बता देना। ठीक है, और आज चलिए हम लोग भाग 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भाग 5 का संबंध अगर पूछेगा तो किससे, तो वो जाएगा संघ से। ठीक है, भाग 5 का संबंध किससे, संघ से हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, संघ में देखिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक कवर किया गया, अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक। कुल 100 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है कुल, 100 है। 52 से लेकर कहाँ तक, 51 तक है। ध्यान रखिएगा भाग 5 52 से 151 तक है। सबसे बड़ा भाग यही है। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे बड़ा भाग क्या है, सबसे बड़ा भाग यही है, भाग 5। इसके अंतर्गत अध्ययन किसका किसका करेंगे, देखो राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे हम लोग, एक उपराष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे, फिर प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे, उप प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद, सीएजी और सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यानी संघ में किसका किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद, सीएजी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले राष्ट्रपति से। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, सर्वोच्च पद क्या है यहाँ पे, राष्ट्रपति है, तो इसी से यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें जो कुछ कुछ फैक्ट है उसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है, सर्वोच्च संवैधानिक पद है। सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा, राष्ट्रपति होगा। देश का प्रथम नागरिक भी कौन कहलाता है, राष्ट्रपति कहलाता है। देश का मुखिया भी कौन कहलाता है, वो भी राष्ट्रपति कहलाता है। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकार सेनापति कौन हो जाएगा, वो भी राष्ट्रपति। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान वो भी राष्ट्रपति। कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान वो भी राष्ट्रपति के। कार्यपालिका का 2 प्रधान होता है। ठीक है, तो एक तो नाम मात्र का होता है, एक वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक पूछेगा तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा कि नाम मात्र का कौन होता है, वो तो राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति से जुड़े ये सब फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब देखिए शासन की पद्धति देख लीजिए। ठीक है, शासन की पद्धति को 2 भाग में बांटा गया है। एक तो होता है अध्यक्षात्मक शासन, एक होता है संसदीय शासन। ठीक है, इसमें जो अध्यक्ष में शासन में क्या होता है कि वास्तविक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। एग्जाम्पल अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस किसका कौन सा शासन पद्धति अपनाता है, एक अध्यात्मक। ठीक है, और हम लोग कौन सा अपनाते हैं, संस्थात्मक, जिसमें कि वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, एक नाम मात्र का कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यहाँ भारत में हो गया, ब्रिटेन में हो गया, जापान में क्या होता है, संसदीय व्यवस्था चलता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति से कुछ राष्ट्रपति का अब जो होता है ना, आर्टिकल याद करने के लिए ट्रिक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है पकानी कोका दुओ दशम, ऐसे याद कीजिएगा, पकानी कोका दुओ दशम। ठीक है, 4 से 5 बार अगर पढ़िएगा तो ये ट्रिक याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें होता है कि 52 से लेकर जो 61 तक है ना, लगातार आर्टिकल दिया हुआ रहता है। तो पकानी कोका दो दशम 4-5 बार बोलेगा, याद हो जाएगा। ठीक है, पास से क्या आ जाएगा, पद, यानी किसका पद, राष्ट्रपति का पद किसमें दिया गया, 52। ठीक है, 52 से स्टार्ट कीजिएगा, 61 तक लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा पकानी कोका दुआ दशम। ठीक है, पास हो जाएगा पद, राष्ट्रपति का पद। 53 में जाएगा कार्यपालिका का प्रधान, नामात्र का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 54 में क्या है, नी से क्या जाएगा, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। 55 में हो जाएगा कोका, को से क्या जाएगा, कोटा आ जाएगा, राष्ट्रपति का कोटा। का से हो जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल हो जाएगा। दू से मतलब दोबारा निर्वाचन, दू से दोबारा निर्वाचन 57 में है। 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता है, यो से योग्यता हो जाएगा। 59 में है राष्ट्रपति की दशा, 59 में क्या है, राष्ट्रपति की दशा। और 100 से क्या होता है, शपथ, राष्ट्रपति का शपथ किसमें है, अनुच्छेद 60 में। आर्टिकल इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग 61 में। ठीक है, याद करने के लिए 52 से 61 तक लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा पकानी कोका दुओ दशम। ठीक है, 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या है, कार्यपालिका का प्रधान। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में राष्ट्रपति का कोटा। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में पूरा निर्वाचन के बारे में बात करें, यानी दोबारा निर्वाचन। 57 के बाद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता। 59 में राष्ट्रपति की दशा। 60 में राष्ट्रपति का शपथ। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या, राष्ट्रपति का वही जो ऊपर लिखा गया, ध्यान लिखा हुआ अलग से। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छा से याद हो जाए। 52 में लिखा गया राष्ट्रपति का पद। 53 में कार्यपालिका का प्रधान नाम मात्र का हो जाएगा। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया। आगे देखते हैं। अच्छा, अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुच्छेद 54 में दिया गया, देखो उसका प्रक्रिया देखते हैं किस प्रकार से। ठीक है, निर्वाचन क्या होता है, अप्रत्यक्ष विधि से होता है। क्या होता है, निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अब पूछेगा कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, गुप्त मतदान होता है और समानुपातिक होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है वो ध्यान रखिएगा। एक तो लोकसभा लेता है, एक राज्यसभा लेता है, एक विधानसभा। इसका निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का सभी का कौन होता है, निर्वाचित सदस्य। देखिएगा कहीं भी अगर देगा नामी सदस्य तो वो उसको काट दीजिएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। अब विधान परिषद भाग नहीं लेता है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद भाग नहीं लेता। और कौन भाग नहीं लेता है, अगर कहीं भी नामित होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव
मत या वोट का मूल्य देखिए कैसे निकालता है, ठीक है। एक तो ये था विधानसभा, यानी विधानसभा का अलग होता है और संसद का अलग होता है। संसद में जो लोकसभा भी यहीं पे है और राज्यसभा भी यहीं पे है, ठीक है। ये तो 40-33 मत निकाल कर दिया, पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। लोकसभा में कितना सीट है? 543। अच्छा, ये विधानसभा पूरा जो भारत में विधानसभा कितना है? 440-43, यानी 4033 सीट है। और राज्यसभा में कितना है? 245 में 12 घट गया, 233, ठीक है। अब देख लेते हैं 12 घटा है, किस लिए कि 12 जो मेरा राष्ट्रपति मनोनीत करता है, अभी हम देखे थे कि मनोनीत भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो 233 यहाँ आ जाएगा, 543 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा का निर्वाचन सदस्य गुना का 1/1000, इससे वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसको देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हैं, वैसे जरूरी तो नहीं है, पर इसका वैल्यू कैसे निकालें? हम वैल्यू को फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है। विधानसभा का फॉर्मूला क्या है कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा का निर्वाचन सदस्य गुना का 1/1000। और ये संसद का पूछेगा तो सभी विधानसभा का वोट का मूल्य बटे संसद निर्वाचित, ठीक है। कितना हो जाएगा इसमें? 776 हो जाएगा ना। एक MP का मत का मूल्य देखिए 708 होता है यहाँ पे, ठीक है। भाग करके यहाँ पे डिवाइड करके निकाल चुका है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हर एक राज्य का जो विधानसभा का जो MLA का मूल्य है ना, वो अलग अलग होगा, ठीक है। और बाकी जो यह क्या मतलब संसद में जो जितना भी है राज्यसभा और लोकसभा, उसका समान रहेगा, ठीक है। भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति बने जो द्वितीय चरण के मतगणना में जीते थे? वो बीबी गिरी। ये सब फैक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा राष्ट्रपति है जो द्वितीय चरण के मतगणना में जीते थे? बीबी गिरी हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग पढ़े थे ना एकल संक्रमण मत, वो उसी का है, ठीक है। अनुच्छेद 55 में क्या दिया? राष्ट्रपति का कोटा दिया गया। 56 में दिया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल देखेंगे तो 5 वर्ष का होता है। स्वयं त्याग पत्र लिखा हुआ नहीं दे सकता है, ठीक है। पद के दौरान मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, ये तो स्वयं त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। अब उपराष्ट्रपति पूछेगा तो वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है। पद के दौरान अगर मृत्यु हो जाते हैं तो राष्ट्रपति की मृत्यु पद खाली होने की स्थिति में होता है महाभियोग के द्वारा, अनुच्छेद 61 में। अच्छा, पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो महाभियोग में का शब्द बता देते 61 में है, ठीक है। पद खाली होने की स्थिति देख लीजिए क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। अगर ध्यान रखिएगा, अगर के राष्ट्रपति त्याग पद देता है उसके बाद बन जाएगा उपराष्ट्रपति, कौन बनेगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन अगर उस समय उपराष्ट्रपति भी नहीं रहा तो अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा तो वो हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कुल 3 ठो रहे, ठीक है। कुल 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। एक तो पहला आ जाएगा VV गिरी, ठीक है। किसका वजह? जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गया था, जो उपराष्ट्रपति VV गिरी था उस समय क्या बन गया था? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। एक जब VV गिरी इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब VV गिरी क्या करते? जब उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, तो इन्होंने इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ा था, ठीक है। तो उस समय था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया M हिदायतुल्ला, ठीक है। मेरे मुख्य न्यायाधीश कौन था? M हिदायतुल्ला। इन्हें क्या बना दिया गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। तीसरा थे BD जत्ती। कौन आ जाएगा? BD जत्ती। जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गया था उस समय कौन बना गया था? BD जत्ती। ये फैक्ट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी VV गिरी, M हिदायतुल्ला और BD जत्ती 3 ऐसे राष्ट्रपति जो जो कार्यवाहक के रूप में काम किया, ठीक है। पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति वो VV गिरी हो जाएगा। पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, पहला कौन हो जाएगा? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति VV गिरी है, कार्यवाहक राष्ट्रपति VV गिरी, ठीक है। पद से इस्तीफा दे दिया था, अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होने की स्थिति में क्या होता है कि क्या हो जाएगा कि वो जो बताए थे ना अभी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली है, तो जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वही क्या करेगा? उस पद को संभालेगा। जिसमें कि एक एग्जाम्पल मिला था M हिदायतुल्ला का, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है। अनुच्छेद 57 में क्या लिखा हुआ है? दोबारा निर्वाचन, यानी कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। अमेरिका में जैसे क्या होता है, वहाँ जो पुनर्निर्वाचन केवल एक ही बार हो सकता है, ठीक है। यानी मैक्सिमम वहाँ पे 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत में जो आप कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकते हो, ठीक है। एकमात्र राष्ट्रपति थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। कब तक? 1950 से लेकर 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी यही थे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता। अनुच्छेद 58 में क्या दिया गया? राष्ट्रपति की योग्यता, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता आप में होना चाहिए वो देख लीजिए, ठीक है। एक तो देश का नागरिक, हाँ देश का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम उम्र कितना चाहिए राष्ट्रपति के लिए? 35 वर्ष, ठीक है। कुछ न्यूनतम उम्र के बारे में बात करते थे, ठीक है। अगर पूछेगा कि लोकसभा विधानसभा का, अगर पूछेगा कि न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए सदस्य बनने के लिए, तो हो जाएगा 25 साल। वहीं अगर राज्यसभा और विधान परिषद के बारे में पूछेगा तो वहाँ जाएगा 30 साल। और राष्ट्रपति के बारे में पूछेगा तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में पूछेगा तो वो हो जाएगा 35 साल, ठीक है। और CM के बारे में पूछेगा तो वही 25 साल, ठीक है। CM प्रधानमंत्री 25 साल, ठीक है। आगे देखते हैं लाभ का
पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नौकरी नहीं कर रहा हो कोई, ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति किसका सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति पूछेगा तो वो जाएगा राज्यसभा की योग्यता रखता हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, बस योग्यता रखना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति की दशा या शर्त दिया हुआ है, पागल या दिवालिया ना हो। वो क्या हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, चुनाव के लिए क्या 50 प्रस्तावक चाहिए, उसको 50 अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है। यानी वो ये जो 50-50 है ना, ये MP MLA होना चाहिए, ठीक है, यानी सदस्य होना चाहिए संसद का, ठीक है। जमानत राशि कितना है, 1500 रुपया, 1500 नहीं 15,000 है, ठीक है। 15,000 रुपये क्या है, जमानत राशि है, ठीक है। अगर इन्हों जो कोटा से कम अगर वोट मिलता है तो 15,000 रुपये RBI जब्त कर लेती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 60 में देखते हैं कि राष्ट्रपति का भाषण है, राष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश कौन है, CGI की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि जिस समय अगर राष्ट्रपति का शपथ दिलाना हो, ठीक है, उस समय कोई भी मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में नहीं काम कर रहा हो, तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा ना, वो भी शपथ इन्हें दिला सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर का महाभियोग, ठीक है। महाभियोग का आधार जो है संविधान का अतिक्रमण है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया, संविधान का अगर अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति तो उस पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव देखिए, सदन का 1/4 यानी 25% सदस्य के लिखित सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। कितना, 25%, ठीक है। और उसको जो है ना पूर्व सूचना देना पड़ेगा, कितना दिन पहले, 14 दिन पहले, यानी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देकर उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में ला सकते हैं, ठीक है। अगर महाभियोग अगर चलाना हो तो कोई भी सदन में क्या करते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं। लोकसभा में अगर लेके आना हो तो क्या, अगर 2/3 का प्लस बहुमत चाहिए, ठीक है। लोकसभा में अगर लाना हो तो कुल, अगर लोकसभा से पास करना हो तो कुल सदस्य का 2/3 प्लस बहुमत होना चाहिए, और राज्यसभा से भी अगर पास करना हो तो कुल सदस्य का 2/3 प्लस बहुमत से पास करेंगे। उसके बाद क्या, महाभियोग लग जाएगा, ठीक है, तो हट जाएंगे। महाभियोग की वोटिंग में भाग लेता है लोकसभा और राज्यसभा सभी सदस्य लेते हैं। कौन लेता है, सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ठीक है। लेकिन जब हम लोग जो पढ़े थे कि अगर लोकसभा के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा था उसमें कौन कौन भाग ले रहा था, लोकसभा ले रहा था, राज्यसभा ले रहा था, विधानसभा का सभी का निर्वाचित ले रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर महाभियोग में अंतर रखिएगा, महाभियोग में सिर्फ संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग ले रहा है, यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे विधानसभा का सदस्य भाग नहीं ले रहा, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्ति देख लेते हैं, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति दिया गया है, विधायिका शक्ति दिया गया है, न्यायपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति और क्षमता शक्ति, ये सभी दी शक्ति किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे इसके बारे में चर्चा किया होगा, ठीक है। ठीक है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति कौन कौन से है, यहाँ पे सूची दिया गया, ठीक है। विभिन्न नियुक्तियां जो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, बहुत सारा नियुक्ति है जो कि राष्ट्रपति करते हैं, जैसे कि आ जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 75 में लिखा गया है, कौन करता है, राष्ट्रपति। अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, वो भी राष्ट्रपति करेगा कि हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश तो करता है, ठीक है। अन्य मंत्री की नियुक्ति 75 में लिखा गया है। CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, ये इसका भी राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 148 के तहत। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। वित्त आयोग 280 में दिया हुआ है, ठीक है, उसके भी अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। UPSC के अध्यक्ष यानी UPSC का चर्चा किसमें किया, अनुच्छेद 315 में, उसकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। देखिए, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति। सूचना आयोग के सदस्य की, सूचना आयुक्त को जो नियुक्ति करेगा वो करेगा राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यहाँ पे SC आयोग है यानी शेड्यूल कास्ट है, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, यही करेंगे, ठीक है, 338 के तहत, ठीक है। ST आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 338 के A। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 338 का B। अल्पसंख्यक वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल तथा उपराज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा, ठीक है। और राजदूत की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। आगे देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी यही करेंगे, 129 में 124 में लिखा गया है। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 में ये भी करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे तो अगर केंद्र का कोई अधिकारी है, जितना भी केंद्र का अधिकारी है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राज्य के अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, कौन करता है, वो राज्यपाल करता है। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट पे विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो है तो हाई कोर्ट राज्य का, लेकिन वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर पूछेगा इसको शपथ कौन दिलाएगा, तो इनको शपथ जो दिलाएंगे वो राज्यपाल ही दिलाएंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं कि जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को ही, ठीक है। देखिए इतना सारा अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये होता है ना कि राज्य के स्तर पर कोई अधिकारी होगा तो उसका नियुक्ति राज्यपाल करेगा, केंद्र के आधार पर, मतलब केंद्र के आधार पर अगर रहा तो वो उसका राष्ट्रपति करेंगे। खाली एक अंदर ध्यान रखिएगा, वो जो हाई कोर्ट में था, ठीक है। राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति देखते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक है। विधायिका शक्ति लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। अनुच्छेद 80 का 1 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनीत करता है। ये क्या है? विधायिका शक्ति है, ठीक है। इसको कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से, ठीक है। यानी राष्ट्रपति जो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं वो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। और 12 सदस्य का जो मनोनीत करता है कौन कौन क्षेत्र से? एक तो कला का क्षेत्र हो गया, एक समाज सेवा, एक साहित्य और विज्ञान, यानी 4 क्षेत्र से 12 आदमी को नियुक्त करता है कौन? राज्यसभा में राष्ट्रपति करता है, ठीक है। याद रखिएगा 4 क्षेत्र का ध्यान नाम याद रखिएगा, कला क्षेत्र, समाज सेवा, साहित्य और विज्ञान। अनुच्छेद 331 देखते हैं, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। लोकसभा में कितना 2 एंग्लो इंडियन है? 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। समाप्त कर दिया गया लेकिन अब से, ठीक है। 331 में था लेकिन आपको समाप्त कर दिया गया है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है 104वां संविधान संशोधन 2020 में, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था। 2 एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे लोकसभा में, उसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब 104वां संविधान संशोधन के तहत SC/ST को आरक्षण 10 वर्षों लेकर बढ़ा दिया गया। देखो 104 के संविधान में 2 काम किया गया। तो एक तो एंग्लो इंडियन का जो था वो मनोनीत, उसको समाप्त कर दिया गया। 100 जो SC/ST का जो आरक्षण था वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 85 में देखिए क्या चीज़ का चर्चा किया गया? लोकसभा सत्र का आहूत, लोकसभा का सत्रावसान और लोकसभा सत्र का भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए लोकसभा सत्र का आहूत भी करेगा राष्ट्रपति, सत्रावसान भी कौन करेगा? राष्ट्रपति, और सत्र को भंग भी कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन अगर स्थगन पूछेगा ना तो स्थगन ध्यान रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। स्थगन को ध्यान रखिएगा, बाकी जो तीनों आहूत हो गया, सत्रावसान और भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन ये अगर पूछेगा स्थगन तो स्थगन हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट में देखते हैं कि लोकसभा सत्र का बीच में स्थगन लोकसभा अध्यक्ष, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि लोकसभा सत्र का बीच में जो स्थगन करता है कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। अनुच्छेद 111 में क्या है? राष्ट्रपति का वीटो शक्ति है, ठीक है। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति है अनुच्छेद 111। वीटो शक्ति के तहत तीन कर्म है, ठीक है। एक तो विधेयक पर अनुमति दे देना, ठीक है। एक तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, और तीसरा क्या है? विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तीनों देख लिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है कि पुनर्विचार के बाद पुनः वही विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा आ जाए तो राष्ट्रपति को अनुमति देना बाध्य है। देखिए यहाँ पे तो क्या बोला था कि राष्ट्रपति जो है विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकती है, लेकिन वही सेम जो विधेयक अगर फिर से राष्ट्रपति के पास आ जाएगा तो वो दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, ना ही उसको अपने पास रख सकता है। उसको अनुमति देना क्या है? बाध्य। तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा सकता, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक पर भी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था क्या कि अगर संविधान संशोधन विधेयक आता है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। 24वां संविधान संशोधन 1971, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वीटो देखते हैं 111 में जो वीटो दिया गया। देखिए एक क्या है? अत्यांतिक वीटो, एक क्या है? निलंबनकारी, एक है पॉकेट वीटो। 3 वीटो के बारे में चर्चा किया गया, अत्यांतिक, निलंबनकारी और पॉकेट। अत्यांतिक क्या होता है? गैर सरकार विधेयक पर होता है, विपक्ष द्वारा डाला जाता है अत्यांतिक वीटो। जब कोई विपक्ष कोई सरकारी विधेयक पास करवाता है तो इसमें क्या अत्यांतिक वीटो डाल देता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। क्योंकि राष्ट्रपति तो फॉर्मली वो जो भी सत्ता पक्ष था उसी के अनुसार काम किया करते राष्ट्रपति, ठीक है। सरकारी विधेयक देखें पक्ष के द्वारा, ठीक है। निलंबनकारी अगर अधिकतर देखा जाता है कि पक्ष के द्वारा अगर कोई लेकर आया, ठीक है, ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति को लगता नहीं ये सही नहीं है तो उसमें कौन सा निलंबनकारी वीटो डाल देते हैं, ठीक है। अब पॉकेट वीटो का मतलब होता है जेब, यानी जो कोई विधेयक आया उसमें हाँ या नहीं बोलना, बस खाली जेब में रख लेना, ठीक है। ना तो नहीं, ना तो हाँ, ना तो पुनर्विचार, बस कुछ बोलना ही नहीं इस पर, ठीक है। तो हो जाएगा पॉकेट वीटो, ठीक है। पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर किया था, ठीक है। कब किया था? 1986 में डाक विधेयक पर, ठीक। कौन उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 123 में दिया क्या है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति को, अच्छा सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 123 में, ठीक है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213, ठीक है। यहाँ दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति को पूछेगा कि अध्यादेश करने की शक्ति किससे मिलती है तो 123 हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं अगर राज्यपाल पूछेगा तो राज्यपाल क्या जाएगा? 213, ठीक है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे मिला था? 1861 के अधिनियम से, ठीक है। यहाँ तीनों फैक्ट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123,
राज्यपाल का अध्यादेश ये 213। आज जो वायसराय जिसमें हुआ करता था उसमें क्या कौन सा अधिनियम 1861 का अधिनियम से, ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब, ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, जब राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, जब कानून बनना काफी जरूरी हो, अध्यादेश जारी करता क्या करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। सत्र नहीं चलने की स्थिति में 6 महीना तक, ठीक है, और सत्र चल रहा तो 6 सप्ताह तक ये कानून तब तक कानून रहता है, ठीक है। यानी अगर सत्र नहीं चल रहा है ना तो 6 महीना तक ये कानून क्या होता है? बना रहता है। और जब सत्र चल रहा है तो 6 सप्ताह तक, यानी 6 सप्ताह के अंदर इसको अगर पास कर देगा तो ये कानून बना रहेगा, ठीक है। अगर नहीं पास करेगा तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है कि संयुक्त अधिवेशन है। क्या है आगे? संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में चर्चा किया गया, ठीक है। इसको संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है संयुक्त अधिवेशन का। संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। यानी संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक दोनों हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन विधेयक पर भी नहीं बुलाया जाएगा, यहाँ पे हो गया, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण बहुमत पर बुलाया जाता है, केवल साधारण विधेयक पर होगा तभी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, कानून कैसे बनता है? एक तो लोकसभा में जाएगा विधेयक, उसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, उसके बाद फिर चला जाता है राष्ट्रपति के पास। लेकिन यदि अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना दोनों को साथ साथ बुलाया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार हो चुका है, ठीक है। 3 बार अभी तक हम लोग यहाँ पे जो भारत में संयुक्त अधिवेशन हो चुका है 1961 में, 1978 और 2002 में, ठीक है। 61 में जो था हुआ था वो दहेज निरोधक अधिनियम के द्वारा हुआ था, ठीक है। ये हुआ था। 78 में क्या था? बैंक सुधार अधिनियम। और 2002 में आतंकवाद निरोध अधिनियम, ठीक है। 1961 में जो हुआ था उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1978 में कौन थे? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। 2002 में थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है कि राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियां, ठीक है। राष्ट्रपति का क्या है? न्यायिक शक्तियां। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यही राष्ट्रपति करते हैं। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए ये 124 के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ 215 है, ठीक है, हाई कोर्ट में, ठीक है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सीजीआई से सलाह ले सकते हैं, किंतु सीजीआई सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है तथा राष्ट्रपति भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए अनुच्छेद 143 को ध्यान रखिएगा, ये परामर्शी अधिकार बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। यानी राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस है उससे जो है ना कोई भी बात पे वो सलाह ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। कौन? जो मुख्य न्यायाधीश है सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर मान लीजिए कि सलाह दे भी दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 200 देख लीजिए क्या है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल क्या करेगा? किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियां, ठीक है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमादान शक्तियां, अनुच्छेद 72 में क्षमा मतलब क्या हो गया? मौत की सजा माफ करना। क्षमा मतलब मौत की सजा माफ करना। लघुकरण देखिए क्षमा जो होता है ना वो 5 प्रकार से देख लीजिए। एक क्षमा हो गया, लघुकरण हो गया, परिहार हो गया, प्रतिलंबन और विराम। जो क्षमा क्या हो गया? मौत की सजा को माफ कर दिया गया, ठीक है, ये क्षमा बोलेंगे। लघुकरण का मतलब क्या? दंड की प्रकृति में बदलाव किया जाता है। लघुकरण मतलब दंड की प्रकृति में बदलाव, यानी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जाएगा। क्या जगह ये लघुकरण हो गया, ठीक है। अब परिहार का मतलब क्या होता है? प्रकृति को बदले बिना समय में बदलाव किया जाता है, ठीक है। जैसे कि 10 वर्ष का अगर कोई सजा है तो उसको 5 वर्ष का सजा कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर कठोर सजा तो कठोर ही मिलेगा, ठीक है। अगर कठोर नहीं है तो कठोर नहीं दिया जाएगा। प्रविलंब मतलब क्या होता है? प्रतिविलंब मतलब विशेष परिस्थितियों में सजा की विलंबन करना, ठीक है। यानी प्र मतलब विशेष हो जाएगा। जैसे गर्भावस्था के दौरान अगर किसी को अगर सजा हो रहा है तो उसको रोक दिया जाएगा थोड़ा समय के लिए। विराम, ठीक है। विराम के अंदर सजा को कुछ समय के लिए रोक लगाना, सजा को कुछ समय के लिए रोक लगाना, विराम लगाना, ठीक है, ताकि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना के लिए समय मिल सके, ठीक है। ये हो जाएगा विराम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, भाग 18। राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां किसमें चर्चा किया गया? भाग 18 में चर्चा किया गया। जैसे कि जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया? जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में देख लेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद देखिए। अच्छा ये आपातकाल जो है ना 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, एक राष्ट्रपति शासन हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। एक हो गया वित्तीय आपातकाल, ठीक है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 में चर्चा किया गया है, ठीक है। इसका घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बाह्य आक्रमण, युद्ध में शामिल
और सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह अगर हो रहा है तो राष्ट्रीय आपत्तिकाल लगा सकता है, युद्ध में अगर शामिल तो भी राष्ट्रीय विद्रोह लग सकता है, और बाह्य आक्रमण हो गया तो भी राष्ट्रीय आपत्तिकाल लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो बाह्य सशस्त्र विद्रोह जो है ना, ये पहले था आंतरिक अशांति, ठीक है। आंतरिक अशांति को समाप्त कर दिया गया। अब इसके स्थान पे कौन सा वर्ड आ गया? सशस्त्र विद्रोह। अब कौन सा संविधान संशोधन पूछेगा तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। उस समय प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई, ठीक है। राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 356 में है। अब पहली बार कहाँ लगाया था? पहली बार पंजाब में लगाया गया था, ठीक है। सर्वाधिक बार पूछेगा तो मणिपुर तथा उत्तर प्रदेश में 10-10 बार लगा चुका है। सर्वाधिक बार पूछेगा कहाँ कहाँ लगा है तो वो हो जाएगा मणिपुर तथा उत्तर प्रदेश में। कितना कितना बार? 10-10 बार, ठीक है। बिहार में अगर बात करेंगे, बिहार में पहली बार कब लगा था? 1968 में, ठीक है। बिहार में पूछेगा तो पहली बार कब लगा था? 1968 में। और कुल कितने बार लगा है? कुल 10 बार लगा है बिहार में, ठीक है। सॉरी 10 बार नहीं, कुल बिहार में 8 बार लगा है। अब मणिपुर और यूपी में कुल 10 बार लगा है, ठीक है। वित्तीय का आपातकाल के बारे में देख लेंगे, अनुच्छेद 360, ठीक है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अब ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो है ना वित्तीय आपातकाल हमारे भारत में नहीं लगा है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट दिया, स्टार्ट पॉइंट दिया, उसको पढ़ लेते, ठीक है। भारत में विलय आपातकाल वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। ये तो बता दिए, ठीक है। दूसरा क्या है, पहली बार जो आपातकाल लगा था वो 25 जून 1975 25 जून 1975 को हुआ था। संविधान हत्या दिवस के बारे में घोषणा कब हुई थी? 25 जून को। संविधान हत्या दिवस 25 जून हो गया। भारत में लगा राष्ट्रीय आपातकाल देखो, एक तो 1962 में लगा है, एक क्या हुआ था 1971 में, और तीसरा क्या 1975। भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लगा चाहिए, तो आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली बार आपातकाल कब लगा है? 1962 में, दूसरा 1971 में, तीसरा 1975 में। और जो 1962 में लगाया गया तो वो भारत चीन का युद्ध हो रहा था, तो उस वजह से 1962 में क्या लगा दिया गया? राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। और भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था 1971 में, तो उस समय भी आपातकाल लगा दिया गया, ठीक है। यही आपातकाल चल ही रहा था, ठीक है। तो आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगा दिया गया? 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया गया। इसीलिए क्या कर दिया गया? आंतरिक अशांति का स्थान पर जो है ना सशस्त्र विद्रोह दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 78 के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का सूची दिया गया, ठीक है। कुछ कुछ सूची दिया गया भारत के राष्ट्रपति का, ठीक है। यहाँ पे ना भारत का राष्ट्रपति का सूची दिया हुआ है, ठीक है। तो एक तो ध्यान रखिएगा, पहला राष्ट्रपति को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 15 नंबर की है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी एक नज़र से जो है राष्ट्रपति को देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन में अगर हो सकता है तो एलिमिनेट करने में आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है। देखिए पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका सबसे लंबा कार्यकाल था 1950 से लेकर 62 तक। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो दोबारा चुनाव हुए, निर्वाचन हुआ इनका, ठीक है। और ये देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरा नंबर थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये देश के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, पद के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये पहले राष्ट्रपति थे जिनका पद के दौरान मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। एक और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनका भी क्या था? पद के दौरान मृत्यु हो गया था, ठीक है। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी, दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह और तीसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती। आगे बढ़ते हैं, बस यहाँ पे नाम देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। वीवी गिरी भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, द्वितीय चरण के मतगणना में इनको जीत हासिल हुई थी। एक फखरुद्दीन अली अहमद है, ये पद के दौरान मृत्यु हो गई थी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीतने वाले। ज्ञानी जैल सिंह जो प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। डाक संशोधन विधेयक 1986 पर पॉकेट वीडियो का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि डाक संशोधन विधेयक पर जो है पॉकेट वीडियो का प्रयोग किसने किया था? तो ये राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। आर वेंकटरमन हो गया, शंकर दयाल शर्मा हो गया। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति अगर पूछेगा तो हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा। के आर नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, ठीक है, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक देख लीजिए, ठीक है। इनके पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। एक है इग्नाइटेड माइंड हो गया, एक इंडिया 2020, ठीक है। इनका पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, एक विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड और इंडिया 2020। 12वां नंबर की थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। ये प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और द्वितीय महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो वो जो अभी प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू, उनका नाम ले लीजिएगा, ठीक है। और 13वां नंबर पर प्रणब मुखर्जी थे, इन्हें भारत रत्न 2019 में मिला था, ठीक है। रामनाथ कोविंद को ध्यान रखिएगा क्योंकि बिहार के पहले राज्यपाल थे, उसके बाद में क्या बने? ये राष्ट्रपति बने, ठीक है। ये क्या थे? दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से ही संबंध रखते थे, ठीक है। ये 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू है। ये जो कहाँ से इनका संबंध है? उड़ीसा के मयूरभंज से। ये प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है, प्रथम महिला राज्यपाल कहाँ की रह चुकी है? झारखंड के, ठीक है। और सबसे युवा राष्ट्रपति भी पूछेगा तो डॉक्टर बोलते हैं द्रौपदी मुर्मू। आज़ादी के बाद जन्म हुआ था इनका। चुनाव में पराजित किसे किया था? देखिए इन्होंने जो है ना यशवंत सिन्हा को पराजित करके ये राष्ट्रपति का पद हासिल किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद कितना है?
अनुच्छेद 63 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका भी अनुच्छेद को याद करने के लिए ट्रिक लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या था, राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद याद करने के लिए क्या था, पकानी को दुआ दशम, यहाँ पे उसका निका चूस, उसका निका चूस, उसका निका चूस। ठीक है, देख लीजिएगा आप, याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसे क्या जाएगा उपराष्ट्रपति का पद, यानी 63 में क्या होगा उपराष्ट्रपति का पद, 64 में है सभापति पद, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, ये पदेन सभापति होता है। और 65 में दिया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, जब राष्ट्रपति कार्यकाल से हट जाएगा तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। निर्वाचन दिया गया उपराष्ट्रपति का 66 में, 67 में दिया गया कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है, 68 में दिया गया चुनाव का समय और 69 में दिया गया शपथ। ठीक है, 69 में क्या है उपराष्ट्रपति का शपथ। ट्रिक थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ऐसे भी याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 63 में क्या है उपराष्ट्रपति का पद दिया हुआ है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। ठीक है, पहला सर्वोच्च पद होगा राष्ट्रपति और दूसरा क्या जाएगा उपराष्ट्रपति। इनका वेतन देखिए 4 लाख रुपया है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का पद का वेतन नहीं दिया जाता। ठीक है, वो जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वरीयता श्रेणी में उपराष्ट्रपति दूसरा स्थान रखता है। ये पीछे देख चुके थे, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये भी देख चुके हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में, इसको ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति का वेतन दिया है 5 लाख और उपराष्ट्रपति का वेतन पूछेगा तो 4 लाख। उपराष्ट्रपति यानी सभापति का वेतन 4 लाख है, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन 4 लाख है। मतलब यहाँ पे जो है ना बड़े बड़े अधिकारी का जो है ना वेतन लिखा गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति का हो गया 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का भी 4 लाख। ये एक बार थोड़ा एक नज़र से देख लीजिएगा। राज्यपाल का वेतन 3,50,000। ठीक है, आगे बढ़ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000। अगर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है तो 2,50,000। अब है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 है और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000। ठीक है, तो यहाँ पे इस चारों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो 2,80,000 और उसी सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश के बारे में 2,50,000 यानी 30,000 कम मिलेगा। और हाई कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है उतना ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन मिलता है, यानी 2,50,000। और हाई कोर्ट के अगर अन्य न्यायाधीश के बारे में पूछेगा तो इतना हो जाएगा 2,25,000। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। देखिए, जब राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है, ठीक है, तो उस समय क्या करेगा कि जो उपराष्ट्रपति है ना वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 महीने के लिए बनते हैं। ठीक है, पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बीवी गिरी थे, पहला एवं एकमात्र CGI जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, हम पीछे देख चुके थे, M हिदायतुल्लाह। ठीक है, यहाँ जब वीवी गिरी जब त्यागपत्र दे दिए थे तब ये M हिदायतुल्लाह जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्हें ही राष्ट्रपति का पद मिला था। ठीक है, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाए। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 71 के तहत, अनुच्छेद 71 में क्या लिखा है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 66 में देखिए क्या लिखा गया, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ये कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा, एकल संक्रमणीय मत से होगा, अनुपातिक होगा और गुप्त मतदान होगा। जैसे कि हम लोग राष्ट्रपति में देखे थे उसी प्रकार से इनका भी होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग। देखिए, राष्ट्रपति यहाँ पे ना इनका एक ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग प्रेसिडेंट पढ़े थे उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा। इसमें क्या कुल सदस्य, क्या है कुल सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। लेकिन वहीं अगर हम लोग प्रेसिडेंट देखे थे क्या था? प्रेसिडेंट में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा का सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है? केवल संसद का जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा का, वहाँ के कुल सदस्य भाग ले रहा है। ठीक है, दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। अब विधानसभा भाग नहीं लेती है। अगर पूछेगा विधानसभा किसमें भाग लेता है तो हो जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता, आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल एवं दिवालिया नहीं होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता होना चाहिए। देखिए, यही बताया था ना कि उपराष्ट्रपति को लिए क्या चाहिए? योग्यता चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अब वहीं अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा के लिए सदस्य बनने के लिए योग्यता होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। यहाँ पे 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। लेकिन अगर प्रेसिडेंट में हम लोग कितना पढ़े थे? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ठीक है, जमानत राशि कितना है? 15,000 रुपये है। ठीक है, दोनों का जमानत राशि सेम है, 15,000। ठीक है, जमानत राशि के बारे में बता चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 67 यानी 67
ये है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल से रिलेटेड, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। देखिए यहाँ बताया था, उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा, उपराष्ट्रपति को, यानी दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देके अपना पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर शीघ्र ही चुनाव करा लेना है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, शीघ्र ही चुनाव करा। देखिए ये इस स्टेटमेंट को कम से कम ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ 6 महीना का बॉन्डिंग नहीं दिया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर शीघ्र ही चुनाव करा लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं 68 अनुच्छेद 68 में क्या है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को शीघ्र कराने की चर्चा, उपराष्ट्रपति को हटाना शुरुआत राज्यसभा से होगा, ठीक है। यानी अगर उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो कहाँ से शुरुआत होगा, ये राज्यसभा से होगा, ठीक है। अनुच्छेद 69 में क्या दिया गया, उपराष्ट्रपति का शपथ। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये क्या थे, प्रथम तो उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अगर पूछेगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति कब बने थे, दूसरा राष्ट्रपति बन गए थे, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल इनका था। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि 14वां है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो देखिए उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से, ठीक है। अगर लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से अगर पास कर दिया जाए तो उपराष्ट्रपति का पद खाली कर दिया जाएगा, ठीक है। लोकसभा भेजने के 10 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, ठीक है। कितना दिन, 10 नहीं होना चाहिए, 14 होना चाहिए, ठीक है। कितना दिन होना चाहिए, 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, ठीक है। लोकसभा भेजने के 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। अब एक प्रधानमंत्री, देखिए हम लोग राष्ट्रपति खत्म कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति देख लिया, अब क्या प्रधानमंत्री का पद दिया गया, ठीक है। अगर पूछेगा, देखिए हम लोग उसमें देखे थे ना कि अगर वास्तविक शक्ति किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। अगर पूछेगा वास्तविक शक्ति का नहीं, नाम मात्र शक्ति, तो हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। अब वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस उपराष्ट्रपति 63 में, 74 में प्रधानमंत्री है, ठीक है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ गया है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या, राष्ट्रपति में 11 जोड़ेंगे तो उपराष्ट्रपति आएगा, और उपराष्ट्रपति का आर्टिकल में 63 में 11 जोड़ेंगे तो प्रधानमंत्री आएगा। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का पद 52 में, उपराष्ट्रपति का 63 में और 74 में प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 75 में ये दोनों चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। 75 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। इनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लिख दिया। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 15% फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। अब जो है 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकता। आगे देखिए, दिल्ली में केवल मंत्री मुख्यमंत्री सहित 10%, ठीक है। दिल्ली के लिए कितना है ये सीमा, 10% है, बाकी के लिए 15% है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए बोल सकते हैं, अर्थात मंत्रियों को फेरबदल कर सकते हैं। कौन, प्रधानमंत्री के पास शक्ति है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं अगर पूछेगा कि मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी था, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। संसद का जो निचला सदन है वो लोकसभा है, ठीक है। उसी के प्रति मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगर मंत्री अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। अब यही मंत्रीगत व्यक्तिगत रूप में जो है ना, प्रधानमंत्री भी इसी में आता है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत है, ठीक है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा देने पर मंत्रिपरिषद क्या हो सकता है, भंग हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, विपक्षी दल के नेता जो होते हैं वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है। अनुमति 50 लोकसभा के सदस्य। विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, ये पक्ष दल है ना, कि मेरा जो है विश्वास है वो कौन लेकर आएगा, पक्ष, और अविश्वास कौन लेकर आएगा, विपक्षी दल का नेता। अब देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाला पहला प्रधानमंत्री था वीपी सिंह, ठीक है। पूछेगा कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पहला प्रधानमंत्री जो हटाया गया वो हो जाएगा वीपी सिंह। आगे देखते हैं, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू 1963 में, ठीक है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लेकर आया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1963, ठीक है। पूछेगा पहला जो हटाया गया वो हो जाएगा वीपी सिंह, ठीक है। किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, ठीक है। अगर किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। इसमें कितना प्रकार का मंत्री होता है, 4। देखते हैं यहाँ पे, एक तो कैबिनेट मंत्री होगा, एक राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार होता है, एक राज्य मंत्री, एक उप मंत्री। तो चारों को याद कर लीजिएगा। पहला कौन था, कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का, एक है राज्य मंत्री, चौथा है उप मंत्री। देखिए कैबिनेट मंत्री है किसी भी विभाग में सबसे बड़ा मंत्री होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा मंत्री कौन था, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के अनुपस्थित में उस विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में होता है, ठीक है। अगर कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है तो उसमें कौन काम करेगा, राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार।
तीसरा नंबर पर राज्य मंत्री, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, यह कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है, ठीक है। ये दोनों ये सहायता करता है राज्य मंत्री, ठीक है। उप मंत्री देखते हैं कि यह सबसे छोटा स्तर का मंत्री है। सबसे छोटा स्तर का मंत्री कौन है? उप मंत्री, जो राज्य मंत्री का सहायक करता है, ठीक है। मतलब ये क्रम से बना हुआ है, एक क्या करेगा, दोनों एक दूसरे का सहायता करता रहेगा, ठीक है। महान्यायवादी देखेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसमें जो अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया है, महान्यायवादी की चर्चा की गई है। यह देश का सर्वोच्च विधि कानून अधिकारी होता है, भारत सरकार का वकील होता है। नियुक्ति कौन करता है? इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए, नियुक्ति से रिलेटेड ध्यान रखिएगा कि जितना भी बड़ा अधिकारी केंद्र के लेवल पे होगा ना, वो अधिकतर जो है 99% जो है वो राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा, ठीक है। कार्यकाल देखिए, ये राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत। देखिए, प्रसाद पर्यंत मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति इसको जब चाहे हटा सकता है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, ठीक। यहाँ मतलब इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है। वेतन देंगे, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होगा, 2,50,000 अभी वर्तमान में चल रहा है। योग्यता के बारे में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का बराबर होना होता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का योग्यता है वही सेम टू सेम क्या है, अटॉर्नी जनरल का है, मतलब महान्यायवादी का है। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार भी क्या क्या हो सकता है, अटॉर्नी जनरल बन सकता है, ठीक है। महान्यायवादी देखिए, आर्टिकल 88 में क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सकता है, बहस भी कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या पूछेगा कि जो महान्यायवादी है कि लोकसभा में भाग ले सकता है, हाँ, और राज्यसभा में भाग ले सकता है, हाँ, बहस भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वोट नहीं दे सकता है। वोट जो है केवल वहाँ के सदस्य दे सकता है, नहीं लोकसभा के सदस्य लोकसभा में वोट देता है, राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में वोट दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, वकील भारत सरकार का कौन होता है? पूछेगा कि भारत सरकार का वकील कौन होता है, तो हो जाएगा महान्यायवादी, ठीक है। निजी कार्य भी कर सकता है, हाँ, ध्यान रखिएगा महान्यायवादी है ना, अपना निजी प्रैक्टिस निजी कार्य भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो है भारत सरकार के खिलाफ में निजी कार्य नहीं करेगा, ठीक है। सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता, यही ना, सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता है। देश में प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवार, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देश का प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवार। वर्तमान महान्यायवादी R वेंकटरमणी हो जाएंगे। अनुच्छेद 77 और 78 देख लीजिए। 77 में क्या है कि कार्यपालिका का सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा, ठीक है। किसके नाम से होगा? कार्यपालिका का सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा। और 78 में दिया गया प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ठीक है। 78 में क्या दिया? प्रधानमंत्री का कर्तव्य। आगे देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। अच्छा, यहाँ पे सूची दिया गया भारत के प्रधानमंत्री का, तो पहला तो सबको याद होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना अच्छा दिख तो गया है, ठीक है। पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबा कार्यकाल था इनका, कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीना का है, ठीक है। कितना महीना का है? कितना वर्ष का? 16 वर्ष 9 महीना। एकमात्र प्रधानमंत्री जो मनोनीत भी हुए थे, ऐसे प्रधानमंत्री जो मनोनीत हुए थे, ठीक है। पंचशील समझौता भी करवाए थे इन्होंने ही, 1954 में हुआ था। भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत चीन युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ था, 1962 में। पद के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी 1964 में। 27 में 1964 में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया, मतलब इनकी मृत्यु के बाद किसे बनाया गया कार्यवाहक प्रधानमंत्री? इसका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा। ये 2 बार बने थे प्रधानमंत्री, ठीक है। मतलब 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। एक बार तो 64वीं मृत्यु, जब क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ था, तब बने थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और जब सेकंड टाइम जब लाल बहादुर शास्त्री बने थे इनके बाद, इनका भी मृत्यु 1966 में हुआ था। फिर से इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। समाधि स्थल इनका देखिए शांतिवन कहलाता है। क्या कहलाता है? समाधि स्थल शांतिवन कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। ये भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में होता है, इन्हीं समय होता है। ताशकंद समझौता 1966 में भी इन्हीं समय होता है, ठीक है। यही युद्ध के बाद ताशकंद समझौता होता है, ठीक है। पद के दौरान मृत्यु होता है, विदेश में इनका मृत्यु होता है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। समाधि इनका विजय घाट कहलाता है। और हम लोग जो पढ़े थे भी, क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या कहलाता था? शांतिवन। और इनका कहलाता है विजय घाट, ठीक है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने थे, वही इनकी मृत्यु के बाद इन्हें शांति पुरुष कहा जाता है, ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इन्हें लोह पुरुष भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के शपथ प्रधानमंत्री के रूप में शपथ 24 जनवरी 1966 को ली थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो इनका जवाब जो है ना आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 इन्हीं के समय हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण भी 1971 में इन्हीं के समय हुआ था, ठीक है। इन्हीं के प्रयास से ही हुआ था, ठीक है। शिमला समझौता 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, दोनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। और किनके बीच? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा 1975 में किन्होंने लगाया था? इन्होंने ही आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी। अब जो आंतरिक अशांति है इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब जो है आंतरिक अशांति का स्थान पर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ठीक है। पहली बार परमाणु बम का परीक्षण 1974 में क्या था? स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया था, ठीक है। इन्हीं के समय हुआ था। मृत्यु इनकी 1984 में हो गया था। पद के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। समाधि स्थल का इनका नाम है शक्ति स्थल, ठीक है। ठीक है, तीनों का शक्ति जो समाधि स्थल है उनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल हो गया। खालिस्तानी समर्थन के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, ठीक है। खालिस्तान जो पंजाब में था, ठीक है, वहाँ पे समर्थक के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी के समय।
आगे बढ़ते हैं। मोरारजी देसाई, देखिए इनका हाँ यहाँ लिखा हुआ है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। 1977 में क्या बना था, 1977 में पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री का मतलब हो गया कि कांग्रेस पार्टी का नहीं था, ठीक है। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 इसी के कार्यकाल में हुआ था। 1978 के तहत क्या हुआ था, संपत्ति के जो मौलिक अधिकार को हटा के क्या किसमें डाल दिया गया था, जो अच्छा अनुच्छेद 31 अनुच्छेद 19 का किसमें डाल दिया गया था, 300 का ए में डाल दिया गया था। अनुच्छेद 300 का ए में कानूनी या विधि कर भाग 12 में डाल दिया गया अनुच्छेद 300 का, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिला है, ठीक है। मोरारजी देसाई को क्या मिला है, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिला है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये वाला वर्ड, ये वाला जो है याद रखिएगा कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा प्रधानमंत्री को मिला है, तो मोरारजी देसाई। राजीव गांधी 1985 से 90, ये देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री है। सीट देखिए इनके जो चुनाव हुआ था तो 404 सीटों से इन्होंने चुनाव जीता था, ठीक है। कंप्यूटर लाने का भी श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। मृत्यु हो गई थी 1991 में बम विस्फोट के दौरान, ठीक है। बम विस्फोट के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। लिट्टे, देखिए लिट्टे क्या है, लिट्टे माटरी का गठन 1976 में हुआ था वेलु पिल्लई प्रभाकरन के द्वारा, ठीक है। ये लिट्टे का फुल फॉर्म दिया गया है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया, यहाँ हम लोग पीछे पड़ चुके थे। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया प्रधानमंत्री पहला कौन थे, वीपी सिंह हो जाएगा, ठीक है। ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है। फिर पहले क्या थे, ये मुख्यमंत्री थे, ये ठीक है। मतलब ये नहीं यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि बोला जाए कि प्रधानमंत्री जो पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे, ठीक है। मोरारजी देसाई क्या थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चौधरी चरण सिंह वीपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। वीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और ये नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। देखिएगा उत्तर प्रदेश से 2 ऐसे सीएम थे जो कि आगे चलकर प्रधानमंत्री है। तो चौधरी चरण सिंह का नाम याद रखिएगा, एक वीपी सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसमें कुल 7 उप प्रधानमंत्री बने, ठीक है। ये नंबर ध्यान रखिएगा, कुल 7 उप प्रधानमंत्री बने, ठीक है। ये गैर संवैधानिक पद है, ठीक है। संविधान में उप प्रधानमंत्री का चर्चा नहीं किया गया, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। संवैधानिक और गैर संवैधानिक में अंतर क्या होता है, संवैधानिक का मतलब होता है कि संविधान में चर्चा किया गया, ठीक है। लेकिन यदि अगर संविधान में चर्चा नहीं किया गया तो वो क्या जाएगा, गैर संवैधानिक हो जाएगा। वरीयता क्रम में ये 5वां नंबर पे है, ठीक है। 5 का ए नंबर पे है। अब देखिए यहाँ पे जो 7 उप प्रधानमंत्री थे उनका लिस्ट दिया गया है। पहला थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री भी थे, ठीक है। दूसरा मोरारजी देसाई, तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथा जगजीवन राम, 5वां है वाई चौहान, छठा है चौधरी देवी लाल, 7वां है लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। तो कम से कम नाम ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, वाई चौहान, चौधरी देवी लाल, 2 बार उप प्रधानमंत्री बने, ठीक है। यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। कम से कम सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौधरी चरण सिंह हो गया, मोरारजी देसाई और लाल कृष्ण आडवाणी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके बारे में भी कुछ फैक्ट दिया हुआ वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चौधरी चरण सिंह लोकसभा का एक भी दिन सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे। यानी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है, कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि लोकसभा का एक भी दिन सामना नहीं किया, वो हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह। समाधि स्थल का नाम क्या है, किसानगढ़, ठीक है। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसानगढ़ हो जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव थे, देखिए पीवी नरसिम्हा राव, नई आर्थिक नीति 1991 में इन्हीं समय आया था। देखिए नई आर्थिक नीति को एलपीजी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एलपीजी। एल से है लिबरलाइजेशन, पी से है प्राइवेटाइजेशन और जी से है ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन की सरकार इनकी रही थी, ठीक है। पहली बार जो बने थे वो मात्र 13 दिन की सरकार बने थे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किन्होंने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। एक क्वेश्चन और आप लोग से पूछते हैं, ठीक है, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था, ये कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि परमाणु बम का परीक्षण कब हुआ था, 1998 में इन्हीं समय हुआ था, ऑपरेशन शक्ति 98 के तहत, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति 98 के तहत। देखिए पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था और किसके समय हुआ था जो कि असफल हो गया था, वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पहले बता चुके हैं हम। एचडी देवगौड़ा हो गया, आर.के. गुजराल, मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा के थे, ठीक है। ये क्या थे, राज्यसभा के थे, असम राज्यसभा से, ठीक है। ये मनमोहन सिंह। और जो प्रधानमंत्री बने थे जो राज्यसभा से थे, एचडी देवगौड़ा। तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए जो कि राज्यसभा से आए थे, ठीक है। एक एचडी देवगौड़ा, एक आर.के. गुजराल, एक मनमोहन सिंह, एक तो इंदिरा गांधी भी थी, यहाँ भी है, ठीक है। इंदिरा गांधी क्या है, पहली बार जो प्रधानमंत्री बनी वो राज्यसभा से बनी थी, ठीक है। और दूसरी बार बनी थी तब वो लोकसभा से, ठीक है। चार प्रधानमंत्री का नाम ध्यान रखिएगा, एक इंदिरा गांधी, एचडी देवगौड़ा, आर.के. गुजराल और मनमोहन सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिना संसद
यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य रहते हुए कोई भी मंत्री 6 महीना तक पद पर रह सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो फिर भी आप मंत्री बन सकते हैं, लेकिन हाँ टाइम बाउंड से ना कि 6 महीना के अंदर आपको या तो लोकसभा या तो राज्यसभा से शपथ यानी सदस्य बनना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है संसद। ठीक है, हम लोग जो राष्ट्रपति देख चुके हैं, उपराष्ट्रपति देख चुके हैं, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री दोनों चारों को देख चुके हैं। अब यहाँ से आ जाएगा संसद। ठीक है, देखिए संसद का 3 अंग है। ठीक है, कितना अंग है? 3, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। यदि अगर अंग पूछेगा तो 3 याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अगर सदन पूछेगा तो 2 याद रखिएगा। ठीक है, एक तो लोकसभा हो जाएगा और एक राज्यसभा, ये दोनों सदन है। ठीक है, ये जगह लोकसभा का अनुच्छेद 81 है, राज्यसभा का 80 है और राष्ट्रपति को पहले पढ़ चुके हैं 52। ठीक है, जो संसद है 79 है। एक सिंपल सा ट्रिक है, वहाँ देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है सरल। क्या है? सिंपल मतलब कि सरल होता है। ठीक है, सरल देख लीजिए। सो से क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा, रो से राज्यसभा और लो से लोकसभा। संसद का जिक्र किसमें? 79 में, राज्यसभा का जिक्र 80 में और लोकसभा का 81 में। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं संसद। ठीक है, संसद का अनुच्छेद देखे थे 79 में, अंग कितना है? 3 बता दिए थे। अगर सदन पूछेगा तो 2। अंग में कौन कौन है? लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है। ठीक है, लेकिन अगर सदन पूछेगा तो ये जगह लोकसभा और राज्यसभा। संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। संसद शब्द की देन है फ्रांस ने दिया था। संसद शब्द की देन किसने दिया था? फ्रांस। और संसद की जननी पूछेगा तो ब्रिटेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश की संप्रभुता निहित है किसमें? संसद में। देश की संप्रभुता निहित है किसमें? संसद में। संसद में तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ हो जाएगी जनता में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? देश की संप्रभुता किसमें नहीं है? जनता में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय को संधि का मान्यता संसद देता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी संधि अगर करता है तो कौन उसको मान्यता कौन देता है? संसद देता है। संसद भवन का निर्माता कौन है? लुटियंस एवं हार्वर्ड डेवेकर। ठीक है, संसद भवन स्थित कहाँ है? रायसीना की पहाड़ी में, दिल्ली में। ठीक है, अब तो नया संसद बन गया है। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, ये पुराना संसद का चर्चा किया गया है इसमें। ठीक है, अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा में जो है ना डिफिनेशन में अंतर किया गया है। तो देखिए यहाँ तो 81 में लोकसभा में अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का 80। यहाँ चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यहाँ चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमण मत से होता है। ठीक है, यहाँ लोकसभा निम्न होता है, निम्न सदन है, और राज्यसभा उच्च सदन है। आयु यहाँ के लिए 25 साल चाहिए। ठीक है, और यहाँ की अगर बात करें राज्यसभा की आयु कितना चाहिए? सदस्य का 30 वर्ष। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका 25 साल, इसका 30 वर्ष। ये युवाओं का सदन कहा जाता है, ये वयस्कों का सदन है, ये मूर्खों का सदन है, ये विद्वानों का सदन है, ये प्रथम सदन है, ये द्वितीय सदन है। कौन द्वितीय सदन? राज्यसभा और लोकसभा प्रथम सदन। लोकसभा के बारे में देखेंगे, ये लोकप्रिय सदन है लोकसभा, और राज्यसभा क्या है? शिक्षितों का सदन है। आगे देखते हैं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। यहाँ लोकसभा में 5 साल होता है, लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल, लेकिन यहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। यानी राज्यसभा का जो विघटन नहीं होता, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो कार्यकाल सदस्य का होता है 6 साल होता है। लोकसभा भंग होता है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता है। अधिकतम सदस्य यहाँ 552 है, अधिकतम सदस्य यहाँ पे 250 है। वर्तमान में कितना है? 545। अब 545 नहीं है, 543 है। ठीक है, 2 जो एंग्लो इंडियन था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लोकसभा में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे वर्तमान 245 था। यहाँ पे राज्यसभा में सभापति होता है जो कि उपराष्ट्रपति होता है, और एक उपसभापति होता है आर्टिकल 89 में। ठीक है, दोनों का आर्टिकल ध्यान रखिएगा। यदि पूछेगा कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चर्चा किसमें किया गया तो 93 में, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा किसमें किया? आर्टिकल 89 में। आगे देखते हैं कि लोकसभा क्या होता है? वो अस्थायी होता है, यानी हर एक 5 साल में एक साल विघटन होता है। राज्यसभा के बारे में देखेंगे तो राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा स्थायी होता है। ठीक है, लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 मार्च कितना दिया? 17 मार्च 1952 को। 17 मार्च 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। और राज्यसभा के बारे में पूछेगा तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अप्रैल 1952। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर लोकसभा का गठन 17 क्या लिखा हुआ है? अगस्त लिखा हुआ है। ठीक है, 17 अगस्त या अप्रैल देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 3 अप्रैल लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कि मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। यहाँ तो हम लोग देख चुके थे। ठीक है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। और राज्यसभा में ऐसा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यहाँ पे कोई उत्तरदायी नहीं होता है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जी.वी. मावलंकर ही बोला जाता है इन्हें। ठीक है, इनका पहला सत्र 18 मई 1952 को हुआ था। अब ब्रिटेन में इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आगे देखते हैं, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयन आयंगर। देखिए दोनों को याद रखिएगा। अगर लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो हो जाएगा जी.बी. मावलंकर, और लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा तो हो जाएगा अनंत शयनम आयंगर। राज्यसभा के बहुमत से प्रधानमंत्री नहीं बनता। ठीक है, राज्यसभा में अगर बहुमत है तो प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री बनने के लिए कहाँ बहुमत चाहिए? लोकसभा में, निम्न सदन में चाहिए। ठीक है, पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्य। ठीक है, हाँ यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ तो एंग्लो इंडियन समाप्त हो गया लोकसभा में। ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा में है वहाँ पे राष्ट्रपति अभी भी 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 80 का 1 कहता है। ठीक है, और ये पीछे देखे तो यहाँ पे क्या है? 4 क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं।
ब्रिटेन में से हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, ठीक है। यहाँ राज्यसभा क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। इनका पुराना नाम हाउस ऑफ पीपल है, ठीक है। लोकसभा का राज्य सूची को संघ सूची में संवर्ती सूची में करने का अधिकार किसको है, ये है राज्यसभा को आर्टिकल 249 में, ठीक है। यहाँ पे अब अलग अलग अंतर दिया गया, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे अलग से देख लेते हैं इसको, लोकसभा का अंतर को, ठीक है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री बनता है। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को नियुक्ति करता था, हाँ 2 करता था, अब नहीं करता है, ठीक है। पहले 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्ति करता था, अब नहीं करता है, अनुच्छेद 331 में लिखा था। धन विधेयक पर नियंत्रण किसका है, धन विधेयक पर पूछेगा नियंत्रण किसका है, तो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष का, मतलब लोकसभा का है, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ भी इनको पावर मिल जाती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया राज्यसभा से प्रारंभ होती है। अगर उपराष्ट्रपति अगर महाभियोग लाया जाता है तो ये कहाँ से प्रक्रिया प्रारंभ होगी, राज्यसभा से, ठीक है। और राज्यसभा के कार्यों का संचालन कौन करता है, सभापति करता है, ठीक है, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे देखते हैं, और भी दिया गया है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद तो देख लेते हैं 93 में। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति क्या है, देखिए लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति दिया है नीचे, ठीक है। लोकसभा के कार्यों का संचालन कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष बीच में भी स्थगित कर सकता है लोकसभा का। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि अगर पूछेगा कि सदन का आहूत करेगा तो हो जाएगा राष्ट्रपति, सत्रावसान करेगा वो भी राष्ट्रपति, लेकिन अगर स्थगन पूछेगा तो ये हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। सचिवालय इनके अधीन काम करता है, ठीक है। विभिन्न अध्यक्ष या समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, लोकसभा करता है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में भी अध्यक्षता इसका लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। निर्णायक वोट देगा, ठीक है। ये जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वे निर्णायक वोट देते हैं, ठीक है। निर्णायक वोट का मतलब हो गया कि अगर दोनों तरफ वोट अगर बराबर पड़ा ना तो तब ये वोट देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, दल बदल का निर्णय कौन का अधिकार किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। इसको ये वाला फैक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पूछेगा दल बदल पर निर्णय का अधिकार किसके पास है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था दल बदल, तो इसका निर्णय करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। 60 दिन तक बिना अनुमति कर अनुपस्थित रहने पर सदस्य रद्द कर सकता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अब देखते हैं राज्यसभा का कुछ है। सभापति की अनुपस्थिति में कार्यों का संचालन कौन करेगा, उपसभापति। राज्यसभा में निर्णायक वोट कौन देगा, सभापति, ठीक है। निर्णायक वोट का मतलब बता दीजिए, ठीक है। राज्यसभा का प्रथम राष्ट्रपति सभापति कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा का प्रथम उपसभापति पूछेगा तो ये ध्यान रखिएगा वी कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा की पहली महिला सभापति हो जाएगा वायलेट अनवर, ठीक है। राज्यसभा की पहली महिला सभापति हो जाएगी वायलेट अनवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ दिया प्रस्ताव काल, ठीक है। देखिए सदन में हम पर बताए थे, ठीक है, कि सदन किस प्रकार से चलता है वो देख लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ प्रस्ताव का काल पूछ रहा है। पहला जो होता है ना वो प्रश्न काल होता है, क्या था प्रश्न काल, उसके बाद होता है शून्य काल, उसके बाद होता है लंच टाइम, लंच के बाद क्या होता है विशेष काल होता है, ठीक है। जो प्रश्न काल का जो समय है ना वो ध्यान रखिएगा, 11 बजे हर एक समय का जो 1 घंटा का होता है, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। हर एक समय क्या होता है 1 घंटा का होता है, 11 से 12 बजे, फिर 12 से क्या हो जाएगा, यहाँ 12 से 1 होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा 12 से 1 हो जाएगा, फिर 1 से 2 क्या होता है लंच टाइम होता है, फिर 2 से 6 क्या होता है विशेष जो होता है 2 से 6 होता है, ठीक है। तारांकित प्रश्न देख लीजिए, ठीक है, जो कि मौखिक पूछाता है, क्या पूछाता है मौखिक। मैक्सिमम जो तारांकित प्रश्न है वो 20, मैक्सिमम तारांकित प्रश्न कितना पूछ सकते हैं 20। पूरक प्रश्न इसी से संबंधित है, ठीक है। पूरक प्रश्न क्या है, किससे संबंधित है, मौखिक से, ठीक है। तारांकित और अतारांकित ध्यान रखिए, एक तो तारांकित प्रश्न होता है प्रश्नकाल में, एक अतारांकित होता है। तारांकित क्या पूछा जाता है, मौखिक पूछा जाता है। जब मौखिक पूछा जाएगा तो पूरक भी इससे संबंधित होगा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। और अतारांकित प्रश्न क्या है, लिखित पूछा जाता है। प्रश्न के लिए कम से कम 10 दिन पहले अध्यक्ष से अनुमति लेना। अगर अतारांकित प्रश्न लिखित पूछ रही है तो 10 दिन पहले आप अध्यक्ष से अनुमति ले लीजिए, और मैक्सिमम 230 प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ मैक्सिमम कितना था 20 था। स्टार वाला क्वेश्चन पूछेगा तो 20 तो पूछेगा, लेकिन अगर स्टार नहीं है तो 230 पर पूछ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये तो शून्यकाल है ना, इसको देखिएगा भारतीय मीडिया की शून्यकाल देना, ठीक है। ये जो ना भारतीय मीडिया का दोना है 1962 के लमसम में दिया था, ठीक है। लंच टाइम तो पता है 1 से 2 बजे लंच करेगा। अब विशेष काल देखिए क्या है, यहाँ पे विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, यानी जो मेन प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है विशेष प्रस्ताव में, ठीक है, विशेष काल में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ जो प्रस्ताव दिया गया ना उसके बारे में चर्चा किया गया कि विशेष अधिकार प्रस्ताव क्या होता है। मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर यह प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। अगर मंत्री कुछ बोला है, ठीक है, उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो कौन सा प्रस्ताव लेकर आ जाएगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर आ जाएगा। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है, सार्वजनिक मुद्दा पर ध्यान आकर्षण करने के लिए। यहाँ तो ये शब्द से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ध्यान आकर्षण मतलब अगर कोई सार्वजनिक मुद्दा है तो वो प्रस्ताव लेकर आ जाएगा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव आकस्मिक कोई घटना हो गई, ठीक है, या ज्वलनशील मुद्दा है तो उसको लाने के लिए स्थगन प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होगा, अभिभाषण के समय दिया जाता है, अनुच्छेद 88 में लिखा है वार्षिक, ठीक है। और विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 में दिया गया है नए लोकसभा का गठन होने पर, ठीक है। यानी धन्यवाद प्रस्ताव 2 है, एक तो अभिभाषण के तौर पर हो जाएगा, एक विशेष अभिभाषण के तौर पर हो जाएगा, ठीक है। निंदा प्रस्ताव देख लीजिए, ये मंत्री के खिलाफ लेकर आया जाता है निंदा प्रस्ताव, 50 सदस्य का इसमें समर्थन चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव देख लीजिए, विपक्ष पार्टी लेकर आती है, हम लोग पीछे देख चुके थे। एक क्षेत्र में केवल एक बार 50 सदस्य का समर्थन चाहिए। ये अविश्वास प्रस्ताव का ध्यान रखिएगा कि एक क्षेत्र में केवल एक ही बार लेकर आया जा सकता है और इसमें 50 सदस्य का समर्थन चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद के क्या प्रभाव पड़ेगा, वह भंग हो जाती है। सत्र देखिए, ठीक है, सत्र जो है 3 सत्र चलता है, ठीक है। देखिए जो संविधान में है ना, मैक्सिमम मतलब मिनिमम जो है ना, कम से कम 2 सत्र करने के लिए बोला जाता है। मतलब बोला क्या है कि 2 सत्र में के बीच जो है 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, यानी 1 साल में कम से कम 2 सत्र तो होना ही है। लेकिन जो यहाँ पे जो हमारा संसद में कितना सत्र होता है, 3 सत्र। एक तो ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, एक मानसून सत्र, एक शीतकालीन सत्र। जो सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है, ग्रीष्मकालीन, ठीक है। ध्यान रखिए, सबसे लंबा ग्रीष्मकालीन होता है, शीतकालीन क्या होता है, सबसे छोटा सत्र होता है, सबसे शीतकालीन। ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि जो गर्मी क्या होता है ज़्यादा लंबा तक चलता है, और जो ठंडा का यहाँ पे जो हम लोग पाया जाता है वहाँ का सबसे छोटा पाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अब समितियाँ दिया है, क्या दिया है, समिति, ठीक है। समिति पढ़ लेंगे, एक तो स्थायी समिति होता है, एक अस्थायी समिति होता है। क्या होता है, एक स्थायी समिति, एक अस्थायी समिति। जो स्थायी समिति जो परमानेंट समिति होती है, प्रत्येक वर्ष का गठन किया जाता है। आज अस्थायी होता है ये विशेष परिस्थिति में, ठीक है। ये एडहॉक समिति इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अस्थायी को एडहॉक समिति बोला जाता है। जो स्थायी समिति होता है वो प्रत्येक वर्ष का गठन होता है, अस्थायी का पर विशेष परिस्थिति में, यानी इसे एडहॉक पूछेगा कि एडहॉक समिति किसे कहता है, अस्थायी को, ठीक है। और जो स्थायी समिति 3 है, एक तो लोक लेखा समिति, एक प्राक्कलन समिति और एक लोक उपक्रम समिति। एक लोक लेखा, एक प्राक्कलन, एक लोक उपक्रम, ठीक है। और यहाँ जो है अस्थायी समिति एक पूर्व या संयुक्त प्रवर हो जाता है, या संसदीय या संयुक्त संसदीय बोला जाता है इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके जो सारा समिति को देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लोक लेखा समिति है, इनका गठन कब हुआ था, भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा 1921 में इसका गठन हो गया था। ये सबसे पुराना समिति कौन सा है, सबसे पुराना समिति लोक लेखा समिति। ये वार्षिक है, स्थायी है, कुल सदस्य में 22 है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। पूछेगा कि लोक लेखा समिति में कितना सदस्य है, तो 22 है, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। कार्य क्या है, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना। इनका कार्य क्या होता है, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना। अध्यक्ष देखिए क्या होता है, विपक्षी दल का नेता होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्षी दल का नेता। प्रावधान 1967 में से किया गया, ठीक है। इससे पहले कोई भी बन जाता था, लेकिन जो 1967 क्या प्रावधान किया गया है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो भी होगा वो विपक्षी दल का नेता होगा। अब ध्यान रखिएगा कि विपक्षी दल का नेता को प्राप्त जो अगर किसको बोला जाएगा कि यदि वो लोकसभा में 1/10 सदस्य मतलब 10 जो हिस्सा है प्राप्त कर लेता है, यानी जितना वोट है अगर उसका 1/10 सीट प्राप्त करता है, तभी उसको क्या दिया जाएगा, विपक्षी दल का नेता का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। और सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 1 साल, यानी 1 साल का ये लोक लेखा समिति होता है, सदस्य का कार्यकाल भी 1 साल का ही होता है। लोक लेखा समिति का मित्र, गाइड, साथी, पद प्रदर्शक, आँख कान किसे कहा था, सीएजी को कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए कि लोक लेखा समिति का दोस्त कौन है, सीएजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्राक्कलन समिति क्या है। ये प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था 1950 में, ये वार्षिक स्थायी है और यहाँ पे 30 सदस्य क्या है, 30 सभी सदस्य किससे है, लोकसभा से है। सबसे बड़ी समिति पूछेगा तो प्राक्कलन समिति है। प्रा मतलब बड़ा होगा, सबसे बड़ा समिति प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति का जुड़वा बयान, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि लोक लेखा समिति का जुड़वा बयान किसे कहा जाता है, लोक का प्राक, ऐसे ध्यान रखिएगा। लोक का को भी उसमें भी को है, इसमें भी को है, ठीक है। लोक प्राक, लोक लेखा समिति का जुड़वा बयान प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। बजट पर आकलन के लिए जाए, ये है बजट पर आकलन, ये क्या करता है, जो सीएजी की रिपोर्ट की जाँच करता है, ठीक है। दोनों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आकलन था, आप देख लीजिए क्या है, लोक उपक्रम, क्या है, लोक उपक्रम। इसका गठन हुआ था 1964 में, सरकारी कंपनियों की जांच, ठीक है। लोक उपक्रम तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या ये कंपनी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सरकारी कंपनियों की जांच होगा, सदस्य इसमें 22 है, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। ये भी वार्षिक है, स्थायी है, कार्यकालीन का भी 1 वर्ष होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए लोकसभा से जुड़ा कुछ फैक्ट है, ठीक है, कि लोकसभा में सीट हम लोग देख रहे थे कितना था, 543, ठीक है। एससी के लिए आरक्षण देख लीजिए, यानी शेड्यूल कास्ट का कितना आरक्षण है, 84 सीट, एससी का 84 सीट, और एसटी के बारे में बात करेंगे तो 47, ठीक है। एससी के लिए 84 सीट आरक्षण है, एसटी के लिए 47। ध्यान रखिएगा, एंग्लो इंडियन का आरक्षण 2 सीट था, जो कि आर्टिकल 331 में था। इसको जो है 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। एससी एसटी के सीट का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए 104वां संविधान संशोधन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो कि 2020 में हुआ था। इसमें क्या 2 प्रावधान किया गया, एक तो जो 2 एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में मनोनीत करते थे उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और जो एससी एसटी का जो आरक्षण है वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा लोकसभा में सीटों का बंटवारा किया गया, 552 होता है, अधिकतम 552, ठीक है। अब निर्वाचित कितना होता है, 550 और मनोनीत 2 ठो वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। अब राज्य से कितना था, 530 और यूटी से 20। ये बांटा गया है कि निर्वाचित 550 होगा तो 530 जो राज्यसभा से होगा, मतलब राज्य से होगा, और 20 जो होगा से होगा यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा का सीट कितना सीट है, 545, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अच्छा 543 नहीं, 543 तो 543 होना चाहिए, 545 नहीं, 500 कितना होना चाहिए, 43। 2 सीट तो खत्म कर दिया गया ना एंग्लो इंडियन का, ठीक है। अब देखिए एक निर्वाचन कितना है, निर्वाचन का 543 और 2 एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए 543 में 530 क्या होगा, राज्य से हो जाएगा, और 13
यूटी से। ध्यान रखिएगा, दोनों को बांट के याद कीजिएगा। 530 राज्य है, 13 का यूटी से है। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बता चुके हैं। अब राज्यसभा में कितना सीट होना चाहिए? अधिकतम 250 होता है, ठीक है। 238 इसमें चुनाव के माध्यम से होता है। अब 12 क्या होता है? मनोनीत आर्टिकल 80 का 1 में चर्चा किया गया है। अब 238 में राज्य कितना देगा? राज्य से आएगा 230 और यूटी से 8 ही है, ठीक है। यूटी से 8 भी कौन? सभी यूटी से दिया नहीं है राज्यसभा में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि सभी यूटी में राज्यसभा का सदस्य नहीं आता है, ठीक है। सभी ये दिल्ली से कितना है? दिल्ली से 3, पुदुचेरी 1 और जम्मू कश्मीर में 4। ये तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। दिल्ली में कितना राज्यसभा सीट है? 3, जम्मू कश्मीर में 4 और पुदुचेरी में 1। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में 4 है, उसके बाद दिल्ली आ जाइए, दिल्ली में 3 है, उसके बाद पुदुचेरी में 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है लोकसभा में सदस्यों की संख्या। अच्छा, यहाँ पे राज्य वाइज कैटेगराइज किया गया, ठीक है। ये तो याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, ठीक है। इतना फैक्ट जो याद नहीं होगा नंबर, ठीक है। पर एक बार है ना बस ऐसे देख लीजिए, ठीक है। अगर कोई आप लोग किसी राज्य से जैसे यूपी या बिहार से होंगे तो वो वहाँ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। यूपी में लोकसभा का संख्या कितना है? 80, राज्यसभा का 31 हो जाएगा। महाराष्ट्र में देखेंगे तो 48 और 19 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट 42 और राज्यसभा की सीट 16 हो जाएगा। बिहार में लोकसभा की सीट कितना है? 40 है और राज्यसभा का 16। यहाँ ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि लोकसभा की सीट कहाँ है, ये हो जाएगा यूपी में 80, राज्यसभा का सीट भी यूपी में 31 है, ठीक है। अब बिहार में ऐसे अगर है आप लोग तो बिहार से देख लीजिएगा, लोकसभा की सीट कितना है? 40 और राज्यसभा पूछेगा तो 16। आगे तमिलनाडु में 39 है और 18 दिए, नीचे आ जाते, ठीक है। इतना तो एक बार देख लेते फिर भी, ठीक है। नहीं तो तमिलनाडु में 39, 18 है, ऐसे याद कीजिए। मध्य प्रदेश में 29, 11 है। कर्नाटक में 28, 12 है। गुजरात में 26, 11 है। राजस्थान में 25, 10 है। आंध्र प्रदेश में 25, 11 है। उड़ीसा में 21, 10 है। केरल में 20, 9 है। झारखंड में 14, 6 है। असम में 14, 7 है। पंजाब में 13, 7 है। छत्तीसगढ़ में 11, 5 है। हरियाणा में 10, 6। उत्तराखंड में 5, 3 है। हिमाचल प्रदेश में 4, 3। मेघालय में 2, 1। अरुणाचल प्रदेश में 2, 1। बाकी यहाँ से गोवा में भी 2, 1 है। मणिपुर में 2, 1 हो जाएगा। त्रिपुरा का 2, 1। सिक्किम में 2, 1। नागालैंड में, सिक्किम में 1, 1 हो जाएगा। नागालैंड में 1, 1। मिजोरम में 1। यहाँ से ध्यान रखिएगा, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में तीनों में क्या है? सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में तीनों में क्या है? 1, 1 है। सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में तीनों में क्या है? 1, 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखते हैं, ठीक है। दिल्ली, यहाँ से दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ लोकसभा, यहाँ राज्यसभा। हाँ, यहाँ पे आप लोग केंद्र शासित प्रदेश का लोकसभा राज्यसभा का सीट याद कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली में कितना? दिल्ली में लोकसभा सीट का सदस्य 7 है और राज्यसभा का 3 है। हम लोग पहले देख चुकेंगे तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा का 5 हो जाएगा, राज्यसभा का 4। लद्दाख का 1 है, ठीक है। पुदुचेरी का भी 1, दादर नगर हवेली का 2 है। अंडमान निकोबार का 1 है। लक्षद्वीप का 1 है। देखिए इनमें जो है राज्यसभा का याद रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है? देखिए, सिर्फ दिल्ली का याद कीजिएगा। दिल्ली में लोकसभा 7 है, जम्मू कश्मीर में 5 है। बाकी जितना भी है, जितना भी यूटीज है उसके पास 1, 1 लोकसभा का सीट है। सिर्फ दादर नगर और दमन द्वीप को का कैसे दो याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों पहले अलग अलग था, ठीक है। दोनों 1 हो गया तो 1 मिलकर दोनों 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा। और ये पहले देख रहे थे राज्यसभा का दिल्ली में 3 है और जम्मू कश्मीर में 4 है। बाकी 1 पुदुचेरी के पास 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है सीएजी का पद दिया है। ये देश का पहला सीएजी कौन था? वी नरहरिया। सीएजी का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, हिंदी में बोला जाता है इसको, ठीक है। सीएजी की चर्चा के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में दिया गया है। सीएजी का पद अनुच्छेद 148 में है। अगर ये सीएजी का पद अनुच्छेद 148 में, लेकिन अगर पूछेगा कि सीएजी का कर्तव्य किसमें है तो मतलब कार्य के बारे में है 149, 50 51 में, ठीक है। नियुक्ति के बारे में बात करेंगे तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का सलाह पद, त्याग पद किसको देता है? राष्ट्रपति को। यानी नियुक्ति या राष्ट्रपति दोनों राष्ट्रपति करता है। देश का वर्तमान सीएजी कौन है? के संजय मूर्ति। अब पहला बोलेगा तो वो हो जाएगा वी नरहरिया, ठीक है। आगे देखते हैं इनका कार्य क्या है। ये राज्य और संघ दोनों का लेखा जोखा का काम करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो सीएजी जो होता है राज्य का भी और संघ का भी, दोनों का लेखा जोखा काम करता है सीएजी। सीएजी अपना रिपोर्ट किसको देता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएजी अपना रिपोर्ट किसको देता है, तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति कहाँ प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष के सामने में, ठीक है। लोक लेखा समिति बोलेंगे तो यह सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है। पीछे पढ़े थे हम लोग। लोक लेखा समिति क्या करता है? सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है। इन्हें लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है? सीएजी का आंख नाक कान दोष कहा जाता है, ठीक है। सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। अभी देखें, लोक लेखा समिति का गठन 1919 का अधिनियम के तहत 1921 ईस्वी में हुआ। ये भी पढ़ चुके हम लोग। लोक लेखा समिति का मित्र, पद प्रदर्शक एवं साथी गाइड किसे कहा जाता है? सीएजी को कहा जाता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन है? सार्वजनिक धन का संरक्षक सीएजी को कहा जाता है। सीएजी का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। देखो इसको ध्यान रखिएगा, या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो भी पहले पूरेगा वो सीएजी का कार्यकाल हो जाएगा, ठीक है। जो भी पहले हो जाए, ठीक है। या तो 6 वर्ष कार्यकाल पूरा करेगा या तो उसका उम्र क्या हो जाएगा? 65 वर्ष हो जाएगा। सीएजी को हटाने की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं तो सीएजी को जो है ना, 2 आधार दिया है। एक तो कदाचार दिया है, एक अक्षमता के आधार पर दिया है, ठीक है।
और जो हम लोग राष्ट्रपति को देखे थे कि राष्ट्रपति को महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लेकर आया था उनका कितना आधार दिया गया वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान देखिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा के उपस्थित सदस्य का 2/3 बहुमत के साथ इसे हटाया जाता है। नहीं कितना है, 2/3 बहुमत से हटाया जाता है। सीएजी का वेतन देखेंगे 2.5 लाख रुपया यानी 2,50,000 रुपया। सीएजी अपने कार्यकाल के समाप्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य के किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो सीएजी है यानी उसका जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वो या तो ना तो भारत सरकार ना ही राज्य सरकार के किसी भी पद पर काम कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से होता है सर्वोच्च न्यायालय स्टार्ट होता है। क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय स्टार्ट होता है। पहली बार स्थापना के बारे में बात करेंगे तो कोलकाता में हुआ था 1773 का एक्ट के माध्यम से 1774 में, ठीक है। देखिए पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का पहली बार स्थापना कब हुआ था, तो हो जाएगा 1774 में। एक्ट पूछेगा 1773 कहाँ हुआ था, कोलकाता में, ठीक है। संघीय न्यायालय अलग है, ठीक है। संघीय न्यायालय ध्यान रखिएगा ये कौन सा एक्ट है, एक्ट भारत परिषद अधिनियम 1935 में के तहत 1937 में गठन हुआ था संघीय न्यायालय का। लेकिन अगर पूछेगा कि वर्तमान वाला जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसका गठन कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में अगर 90 जोड़ देंगे तो 214 में हो जाएगा सुप्रीम हाई कोर्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, बाकी हाई कोर्ट की चर्चा पीछे आगे करेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 और हाई कोर्ट का 214। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश पूछेगा, अन्य न्यायाधीश पूछे, दोनों का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट में बनने की योग्यता, नहीं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता देखिए, हाई कोर्ट में 5 साल तक आप जज के रूप में काम किए हो या हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में काम किए हो, दोनों में से कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता आपको हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 65 साल, 5 वर्ष या 65 वर्ष। हम लोग पीछे देखे थे कितना था, सीएजी का कितना था, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति देते हैं, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आधार क्या है, कॉलेजियम व्यवस्था का आधार पर, कॉलेजियम व्यवस्था जो फैसला देता है राष्ट्रपति उसी के आधार पर क्या करता है, उसके न्यायाधीश को नियुक्ति कर देता है, ठीक है। अब कॉलेजियम व्यवस्था आगे देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक न्याय आयोग, ठीक है, ये जो है ना ये कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर लाया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक न्याय आयोग 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है। इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। मूल संविधान के निर्माण के समय यानी जिस समय संविधान बना था उस समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कितनी थी, 1+7 थी, 8 यानी 8 टोटल कितना था, 1+7। ध्यान रखिएगा जब संविधान लागू हुआ तो उस समय मुख्य न्यायाधीश सहित कितने अन्य न्यायाधीश थे, 7 यानी 1+7 यानी टोटल 8 हो जाएगा। अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की संख्या कितनी हो, 1+33 34, नहीं अब तो इसका अब ये भी चेंज हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो है ना 1+37 हो गया, कितना हो गया, 1+37। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि वर्तमान में कितना चेंज हो गया है। आप जब भी देख रहे होंगे, ठीक है, उस समय का जो भी होगा वो बता दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का शपथ तो मुख्य न्यायाधीश कौन लेता है, मुख्य न्यायाधीश का शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, अन्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। यानी दोनों कोई भी न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, दोनों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। लोकसभा एवं राज्यसभा का 2/3 बहुमत, कितना चाहिए, 2/3 बहुमत, ध्यान रखिएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का। अनुच्छेद 125 में देखिए वेतन में क्या है, अनुच्छेद 125 में वेतन की चर्चा क्या है, जो सीजीआई है यानी मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होगा, 2,80,000, जो पीछे देख चुके हम लोग, ठीक है। अन्य न्यायाधीश बोलेगा तो 2,50,000 यानी मुख्य न्यायाधीश बोलेगा 2,80,000, 30,000 फिर कम कर देंगे, अन्य न्यायाधीश के 2,50,000। भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है इन लोगों को वेतन, भारत की संचित निधि से। और भारत की संचित निधि का व्याख्या चर्चा किसमें किया, अनुच्छेद 266 में। आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 126 देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होगा तो उसका कार्य कौन करेगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश। और तदर्थ न्यायाधीश के बारे में चर्चा किया गया 127 में, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये तो तदर्थ न्याय हाई कोर्ट से आएगा, ठीक है, या सेवा मुक्त न्यायाधीश भी तदर्थ न्यायाधीश बन सकता है। अनुच्छेद 128 के बारे में देखते हैं कि अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की चर्चा की गई है। सुनवाई में बुलाया जा सकता है किसको, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, अनुच्छेद 128 में बात कर रहा है। 129 में ये वाला जो है ना ध्यान रखिएगा, ठीक है, 129 नंबर मतलब 129 अनुच्छेद 129 याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय, किसमें भी आप पूछा गया किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 129 में, ठीक है। अब अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है कि इसका जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा उसको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। अब बाकी जो अन्य राज्य में जो हाई कोर्ट है उसी निर्देश का पालन करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 130 में क्या है कि सीजीआई जो है राष्ट्रपति की अनुमति से एससी का खंडपीठ अन्य स्थान पर स्थापित कर सकता है। यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 130 में बोल रहा है कि जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। अगर मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि चीफ जस्टिस जो क्या है दिल्ली से खंड उठा के कहीं और स्थापित किया जाए तो वो जो है ना राष्ट्रपति की अनुमति से कर सकते हैं। ऐसा शक्ति कौन देता है, अनुच्छेद 130 देता है। अनुच्छेद 137 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन में आगे देखते हैं क्या है, ठीक है।
न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर अब पिछले साल कुछ फैसला दिया था, ठीक है, और आगे आने वाले साल में उनको लगता है कि नहीं ये फैसला थोड़ा गलत था, तो उसको बदल सकता है। इसी का मतलब होता है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 143, इसमें क्या है, परामर्शीय क्षेत्राधिकार है, ठीक है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश से जो है ना राष्ट्रपति जो परामर्श लेता है उसी को बोला गया परामर्शी क्षेत्राधिकार। देखिए ध्यान रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना राष्ट्रपति को जो है ना परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश परामर्श दे देता है राष्ट्रपति को, तो वो राष्ट्रपति भी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ दिया गया सुप्रीम मतलब यानी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार। देखिए एक तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ठीक है, एक रीट अधिकार है। इसको एक एक करके पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है, राज्य प्लस राज्य का मामला, यानी एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ भी राज्य का मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि डायरेक्ट, एक तरफ है केंद्र, दूसरी तरफ क्या है राज्य, यानी एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ राज्य का ये मामला कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास। एक तरफ केंद्र और कुछ राज्य है और दूसरी तरफ क्या होगा, अन्य राज्य, इसका भी न्यायालय में जाएगा कौन, डायरेक्ट कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। रीट क्षेत्राधिकार हम लोग पढ़ चुके थे कि मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत। अगर पूछेगा हाई कोर्ट के तहत तब के तहत जो है कौन सा अनुच्छेद के तहत जाते हैं, इसका भी अब जो है क्या बोलते हैं आंसर हम लोग को कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। अपीलीय अधिकार के बारे में बात करिए। देखिए अपीलीय अधिकार क्या होता है कि अपील करना, ठीक है, यानी एक अगर मान लीजिए कि एक न्यायालय से आप संतुष्ट नहीं हुए तो दूसरे न्यायालय जाना है, और फिर वहाँ से भी संतुष्ट नहीं हुए तो फिर हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। पहले लेकिन जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद अगर संतुष्ट नहीं तो हाई कोर्ट, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अंतिम न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय, ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यायालय पुनरावलोकन का अधिकार देखिए अनुच्छेद 137 में दिया गया, सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व फैसले को बदल सकती है, ये तो बताए थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व फैसले को बदल सकती है। एग्जांपल में क्या था, बेरू वारुवाद मामला 1960 में क्या दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। इसका फैसला किसमें बदल दिया गया, केशवानंद भारती केस में क्या हुआ 1973 में, केशवानंद केस का हुआ था 1973 में। इसमें कह दिया गया प्रस्तावना संविधान का अंग है। देखिए यहाँ पे बोला 1960 में क्या बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन बाद में क्या बोला गया, प्रस्तावना संविधान का अंग है 1973 में। इसी के बाद संसद इसमें संशोधन कर सकती थी, और संसद ने इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन भी किया। प्रस्तावना में पूछेगा कि कितना बार संशोधन हो चुका है, तो एकमात्र बार संशोधन हुआ है, कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। और कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द, ठीक है। तीनों शब्द का नाम आप तीनों शब्द बताइएगा कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लो, ठीक है। 1973 में क्या होता है, केशवानंद भारती के ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ना 13 जज बैठे थे, कितना बैठे थे, 13 जज। आज जो सबसे लंबा पीठ यही था, ठीक है, 13 जज बैठने वाला सबसे लंबा यही है, केशवानंद भारती केस, ठीक है। अब देखिए परामर्शीय अधिकार, परामर्शीय अधिकार हम लोग पढ़ लिया, अनुच्छेद 143 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता है, ठीक है। अभिलेख अधिकार भी हम लोग देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभिलेख या कानून की तरह होता है, रिकॉर्ड अनुच्छेद 129 में लिखा गया है, ठीक है। देखिए अभिलेखीय न्यायालय अगर पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट का 129 में लिखा गया, वहीं अगर हाई कोर्ट का पूछेगा तो वो 215 हो जाएगा, ठीक है। PIL, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। PN भगवती एवं अल्लाड़ी कृष्ण, इसका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। PN भगवती तो याद रहता है, अल्लाड़ी कृष्ण का नाम याद नहीं था, 1986 में, ठीक है। और ये क्या हुआ था, जनहित याचिका इसे भी कहा जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश पूछेगा तो हीरालाल जे कानिया हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। अब सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, संजीव खन्ना, ठीक है। संजीव खन्ना हट गया है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, आप लोग जब भी दिखे क्या होता है, आप लोग जब भी लेक्चर को देखिएगा उस समय वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो भी होंगे उसका जो नाम है कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए सवाल पूछने का तात्पर्य इतना ही होता है कि आप लोग जो है ना कितना कॉन्टेस्ट मतलब कि कितना दिमाग लगा के ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, और आपको कितना याद रहा है, इसीलिए हम लोग बीच में सवाल करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल वाला CGI कौन है, यशवंत सिंह चंद्रचूड़, जो कि 7.6 वर्ष रहे थे, ठीक है। और सबसे कम कार्यकाल के बारे में पूछेगा तो हो जाएगा कमल नारायण सिंह, ठीक है। यानी ध्यान रखिएगा कमल क्या है, कम ही समय के लिए खिलता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे कम कार्यकाल वाला CGI को जाएगा 17 दिन तक कमल नारायण सिंह SC, यानी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश के बारे में पूछेगा तो फातिमा बीवी हो जाएगा। और हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी थी, ठीक है, मतलब अभी तक नहीं बनी है। और जो महिला न्यायाधीश बन चुकी है, ठीक है, कौन हो जाएगा, फातिमा बीवी। अगर पूछेगा हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हो जाएगा लीला सेठ। अब मोबाइल कोर्ट का जनक कौन हो जाएगा, KG बालाकृष्णन 2007 में, KG बालाकृष्णन 2007 में। मोबाइल कोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह कोर्ट लगा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से होता है उच्च न्यायालय, ठीक है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट देख लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। अब आता है कि राज्यों का उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय कहते हैं, अनुच्छेद 214 में इसका उल्लेख किया, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हाई कोर्ट का गठन अनुच्छेद 216 में है। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, बता दीजिए, ठीक है। अब वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25। अब पूछेगा कि 25वां
जो उच्च न्यायालय कौन, वो अमरावती हो जाएगा। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा, अमरावती हो जाएगा। राज्य में कितना है, 24, केंद्र शासित प्रदेश में 1, दिल्ली में, ठीक है। यानी जो 25 जो उच्च न्यायालय है उसमें से 24 उच्च न्यायालय कहाँ है, राज्य में है। एकमात्र जो है एकमात्र जो है केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा, दिल्ली में, ठीक है। 25वां और नवीनतम जो हाई कोर्ट है अमरावती आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अमरावती आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। हाँ लेकिन देखिए यहाँ पे हाँ दिया हुआ है नीचे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन यदि पूछेगा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के शपथ कौन दिलाता है, वो राज्यपाल दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है, यहाँ मुख्य नहीं होगा, ठीक है, अन्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। काट देते। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को अगर शपथ के बाद में बात करेगा तो वो हो जाएगा राज्यपाल, अगर नियुक्ति के बारे में बात करेगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। अब यानी दोनों के जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, इसको त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। देखिए ध्यान देगा, जो नियुक्ति करवाएगा उसी को क्या देगा, वो लोग त्यागपत्र देगा। लेकिन हाँ शपथ कौन दिलाएगा, वो दिलाएगा राज्यपाल, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाना, ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, ठीक है। महाभियोग शब्द यूज नहीं किया गया, लेकिन प्रक्रिया क्या है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का अधिकतम कितना है, 62 वर्ष या 65 साल, ठीक है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अधिकतम आयु 62 साल या तो 65 वर्ष, 62 वर्ष नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये तो 62 वर्ष तक मैक्सिमम होता है, ठीक है। यहाँ पे 65 वर्ष नहीं है, 62 वर्ष मैक्सिमम है, ठीक है। 65 तो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब हाई कोर्ट का इतिहास देते, ठीक है। हाई कोर्ट का इतिहास 1861 में अधिनियम के तहत जो भारत परिषद अधिनियम आया था, स्थापना 1862 में हुआ था। 3 हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था, ठीक है। यानी 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में 3 हाई कोर्ट, एक तो कलकत्ता, एक बम्बई, एक मद्रास। तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, कलकत्ता, इधर कलकत्ता था, इधर बम्बई, इधर मद्रास था, ठीक है। थोड़ी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 1862 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 16 में हुई थी। पटना का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। लेकिन पटना विश्वविद्यालय के पूछेगा, अच्छा ये तो हिस्ट्री का सवाल है, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1917 में, ठीक है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000। ये लोग हम लोग आगे पीछे भी देख चुके हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने का निर्णय कौन होगा, CJI और राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश बनाने का निर्णय कौन करता है, जो CJI और राष्ट्रपति रहता है, साथ में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहता है। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति दोनों का हाथ रहता है, मतलब कि दोनों का निर्णय रहता है। और जो अन्य पूछेगा तो इसमें एक हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसमें उसका नियुक्ति होगा, उसका भी अहम रोल आ जाता है। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछेगा तो अन्ना जॉर्ज। देखिए यहाँ पे पहली महिला न्यायाधीश है, ठीक है। अगर मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश तो हो जाएगा अन्ना जॉर्ज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है ना, यहाँ पे लीला सेठ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की। हाई कोर्ट की सर्वाधिक न्यायाधीश वाला हाई कोर्ट कौन सा है, सर्वाधिक न्यायाधीश वाला हाई कोर्ट ये जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट। लगभग कितना है, 1866 न्यायाधीश। यहाँ कितना है, 1866 न्यायाधीश है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिकार विस्तार वाला हाई कोर्ट वो जगह गुवाहाटी, असम का जो है ना। मतलब देखिए यहाँ भी क्या बोला, सर्वाधिक न्यायाधीश संख्या के आधार पर यहाँ बोल रहा है कि सर्वाधिक अधिकार विस्तार तो गुवाहाटी के पास है, जो कि असम में है। इस अधिकार दिए किसके किसके पास है, तो असम का भी मामला ये देखता है, मिजोरम का हो गया, नागालैंड का और अरुणाचल प्रदेश का। यानी 4 राज्य का मामला कौन देखता है, गुवाहाटी का हाईकोर्ट। सबसे छोटा हाईकोर्ट बोलेगा तो सिक्किम, सबसे छोटा हाईकोर्ट सिक्किम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश का योग्यता बारे में बात करें, 10 वर्ष तक या तो न्यायिक पद पर रहा हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जो 10 वर्ष तक काम किया हो, या तो किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहो, ठीक है। न्यायाधीश बनने के लिए यदि किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहो, या तो 10 वर्ष तक क्या करो, न्यायिक पद पर काम किया हो, ठीक है। अब हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एक तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, यानी मूल क्षेत्राधिकार। रीट क्षेत्राधिकार तो 226 बता दिया था। अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार केवल हाईकोर्ट के पास है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार क्या है, केवल हाईकोर्ट। अभिलेखीय क्षेत्राधिकार बता दिए थे, अभिलेखीय क्या है 215। अब यहाँ बताइएगा सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय के रूप में जो चर्चा किया गया वो कौन सा अनुच्छेद में किया गया, ठीक है। इसका भी जवाब किस में दीजिएगा, कमेंट में। ठीक है, बहुत सारा सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है। कम से कम जितना आपको सवाल पता होगा कम से कम उसका जो आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार भी इनके पास है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखिए, अब आता देखिए हाई कोर्ट हम लोग क्या कर दिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी समाप्त हो गया, हाई कोर्ट भी समाप्त हो गया। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अनुच्छेद 233 है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितना है, अनुच्छेद 233। और जज की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। देखिए हाई कोर्ट में कौन कर रहा था, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट में भी है राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। फैमिली कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1984 में। फैमिली कोर्ट की स्थापना 1984 में। देखिए जहाँ भी अगर कोई फैक्ट याद नहीं होता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। या तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। या तो कहीं पे अगर कॉपी लेके बैठते हैं तो वहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाई कोर्ट तथा उसका क्षेत्रीय अधिकार देख लिया, हाई कोर्ट तथा उसका क्षेत्रीय अधिकारता देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए
जो हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर है इसका राज्य क्षेत्र क्या मतलब राज्य क्षेत्राधिकार क्या है, एक तो जम्मू कश्मीर के लिए भी काम करता है और लद्दाख के लिए भी, ध्यान रखिएगा ठीक है। नैनीताल उत्तराखंड में उत्तराखंड के लिए है, चंडीगढ़ पंजाब, चंडीगढ़ में जो है पंजाब हरियाणा के लिए, ये पंजाब हो गया, हरियाणा और चंडीगढ़ हो गया, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का जो है, पटना बिहार के लिए होगा, जबलपुर मध्य प्रदेश है, ठीक है। हाईकोर्ट का नाम जबलपुर है, ठीक है। जोधपुर हो जाएगा राजस्थान, बम्बई महाराष्ट्र क्या जगह महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली दमन दीव हो जाएगा, बेंगलुरु का कर्नाटक हो जाएगा, एर्नाकुलम का केरल और लक्षद्वीप हो जाएगा, केरल और लक्षद्वीप है, ठीक है। मद्रास का देखेंगे तो मद्रास तमिलनाडु और पुदुचेरी हो जाएगा, अमरावती का आंध्र प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, कोलकाता पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यहाँ पे जब भी एक यूनियन टेरिटरी का बात है तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। कलकत्ता किसके लिए काम करते हैं, पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। गुवाहाटी का हम लोग देख चुके थे, असम था, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कटक क्या उड़ीसा, अहमदाबाद गुजरात का हो जाएगा, दिल्ली का दिल्ली हो जाएगा, शिमला का हिमाचल प्रदेश, गंगटोक का सिक्किम हो जाएगा, बेंगलुरु बिलासपुर का छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए मुकदमा, देखिए मुकदमा दो प्रकार का होता है, एक तो फौजदारी होता है, एक दीवानी होता है। मुकदमा के प्रकार का दो प्रकार का, एक तो फौजदारी मुकदमा, एक दीवानी मुकदमा। पहले दीवानी देखो, दीवानी में कौन कौन सा मुकदमा आता है, तो शादी विवाह से कोई रिलेटेड हो, कोई कुछ मुकदमा आ गया, तलाक हो गया, दहेज हो गया, गोद देना संपत्ति का, ठीक है। यानी इसमें थोड़ा सा कम नुकसान होता है, ठीक है, इसमें देख लीजिएगा। अब फौजदारी मुकदमा में क्या होता है, जैसे लड़ाई करना हो गया, झगड़ा करना हो गया, या तो हत्या का प्रयास हो गया, ठीक है, या अपहरण करना, धमकी देना, डकैती, लूटपाट या हाफ मर्डर, इस किस में आ जाएगा फौजदारी। मतलब फौजदारी को थोड़ा सा समझिएगा कि इसका लेवल हाई है, ठीक है। दीवानी का लेवल क्या है, थोड़ा कम है, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देखते हैं उच्च न्यायालय हाईकोर्ट क्या है, संवैधानिक प्रावधान के संवैधानिक प्रावधान, अच्छा अनुच्छेद के बारे में चर्चा किया है, ठीक है। हाईकोर्ट का अनुच्छेद के बारे में चर्चा किया है, ठीक है। संवैधानिक भाग 6 में हाईकोर्ट का भाग कितना है, भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक, ठीक है। अब देखते उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अनुच्छेद देख लेते हैं, उच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद देख लीजिए, ठीक है। 214 में क्या है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है। 216 के बारे में बात करेंगे तो उच्च न्यायालय का गठन तथा नियुक्ति के बारे में 216 हो जाएगा। 217 में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्थ। 219 में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण 219 में हो जाएगा। देखिए इसको याद कीजिएगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो एक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। 221 में हो जाएगा न्यायाधीशों का वेतन भत्ता इत्यादि हो जाएगा। 222 में क्या है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 में क्या है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगा। अनुच्छेद 224 में बारे में बात करेंगे तो ऊपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 224 का कौन हो जाएगा, उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 में क्या है, उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 में बारे में बात करेंगे तो कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति 226 में है, ठीक है। अब 32 में किसका था, सुप्रीम कोर्ट का। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साथ उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। मतलब 2 या 2 अगर देखे थे हम लोग, ठीक है, 2-3 राज्य का एक उच्च न्यायालय भी है, ठीक है। तो किसमें 231 में जिक्र किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं भाग 6 में राज्य क्षेत्र के बारे में बात है, ठीक है। हम लोग भाग 5 तक समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। भाग 6 में आते हैं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक भाग 6 के अंतर्गत हमें अध्ययन का क्या करना, देखिए एक तो राज्यपाल का, विधानमंडल का, मुख्यमंत्री का, महाधिवक्ता का, ठीक है। देखिए ये हम लोग जो क्या होता है कि केंद्र के बारे में अगर जब पढ़ लेते हैं ना तो ये राज्य के बारे में पढ़ना आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना उतना तो ज़्यादा समझाएंगे नहीं, बस सीधा आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए हाँ, इतना बस ध्यान नहीं, जो जैसे कि केंद्र में शक्ति जैसे प्रेसिडेंट का होता है वैसे राज्यपाल का होता है, ठीक है। विधानमंडल जैसे यहाँ राज्य में वहाँ जाएगा संसद, ठीक है। मुख्यमंत्री जैसे यहाँ राज्य में वहाँ पे हो जाएगा संसद, यहाँ महाधिवक्ता हो जाएगा, सॉरी मुख्यमंत्री की जगह वहाँ प्रधानमंत्री होता है, महाधिवक्ता का जगह वहाँ क्या हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 152 में ये राज्य की परिभाषा दिया गया है। सरकार, राज्य की परिभाषा में बताते हैं सरकार होना चाहिए। अच्छा राज्य की परिभाषा में देखिए क्या क्या होता है, 4 वर्ड को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सरकार, क्षेत्रफल, जनसंख्या और क्षमता। राज्य के लिए क्या होना चाहिए, एक तो वहाँ का क्षेत्रफल होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल। वहाँ पे दूसरा क्या होना चाहिए, उसकी जनसंख्या होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए क्षेत्रफल, उसके बाद होना चाहिए वहाँ जनसंख्या, निवास कर रहा हूँ वो लोग को क्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, वो लोग का क्या होना चाहिए, सरकार। और चौथा है संप्रभुता, चौथा क्या होना चाहिए, संप्रभुता। यही चारों मिलकर क्या बनाता है, राज्य बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते फटाफट स्पीड में भागते हैं, ठीक है हम लोग। राज्यपाल देखिए भाग 6 में है, अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल पद लिया गया है कनाडा से। राज्यपाल पद कहाँ से लिया गया है, राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कार्यकाल के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है 5 वर्ष तक, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति का भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष। कथन देखिए सरोजिनी नायडू क्या बोलती है राज्यपाल को लेकर कि राज्यपाल सोने की पिंजरे में बंद तोते के समान है, ठीक है। कथन ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू जो है बोलती है कि राज्यपाल क्या है, सोने की पिंजरे में बंद तोते के समान है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की। कथन देखिए विजय लक्ष्मी पंडित भी है। राज्यपाल धन के लोभ में किया जाने वाला पद है। राज्यपाल क्या है, धन के लोभ में किया जाने वाला पद है। कौन, किसने कहा था, विजय लक्ष्मी पंडित। तोता ध्यान रखिएगा, तोता कौन बोला है इसको, सरोजिनी नायडू, ठीक है। धन को लोभ कौन बोला, विजय लक्ष्मी पंडित, है ना। यहाँ पे लक्ष्मी है तो धन ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार में देखिए स्वतंत्र पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, ये तो बिहार इसमें नहीं पढ़ सकते हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जो दिया वो देख लेते हैं, ठीक है।
स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछेगा तो वो सर जेम्स स्टीफन हो जाएगा 1935 में, सर जेम्स स्टीफन 1935 में। स्वतंत्र भारत में बिहार का प्रथम राज्यपाल पूछेगा जयराम दास दौलतराम, ठीक है। दो नाम याद रखिएगा, एक तो स्वतंत्रता के पूर्व अगर पूछेगा तो वो जगह सर जेम्स स्टीफन, अगर स्वतंत्रता के बाद पूछेगा तो वो जगह जयराम दास दौलतराम, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। राज्यपाल का कुछ ट्रिक दिया है, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, रकानी का योगस, क्या है, रतानी का योगस, ठीक है। रकानी का योगस, योसस है ना, योसस, रकानी का योसस, ऐसे भी याद रखते। 153 में क्या दिया गया, राज्यपाल का पद। 54 में दिया गया कार्यपालिका का नामात्र का प्रधान होता है, ठीक है। तो क्या हम लोग पढ़ते हैं ना, राष्ट्रपति भी क्या है, कार्यपालिका का नामात्र का प्रधान होता है, वो केंद्र में, यहाँ पे राज्य में। नियुक्ति दिया गया 155 में। 56 में क्या है, कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। 57 में योग्यता दिया गया। 58 में शर्त। और शपथ किसमें, 159 शपथ कौन दिलाता है इसको, इसका आंसर जवाब दीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 153 क्या है, राज्यपाल का पद दिया गया है, ठीक है। कनाडा से दिया गया है, 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। इस स्थिति में वेतन दोनों राज्य मिलकर देगा, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए कि एक राज्यपाल का एक राज्यपाल जो है 2 राज्य में काम कर रहा है, यानी 2 राज्यों का राज्यपाल है, तो जो उसको वेतन कहाँ से मिलेगा, दोनों राज्य बांट के देगा, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया था, ठीक है, कि एक राज्यपाल जो है 2 राज्य का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेतन कितना है, 3,50,000 रुपये राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा वेतन, ठीक है। अनुच्छेद देखेंगे 154 में। राज्यपाल क्या है, कार्यपालिका का नामात्र हो जाएगा, ठीक है। और औपचारिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान कौन है, मुख्यमंत्री होता है, जैसे वहाँ पे प्रधानमंत्री था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 155 में क्या है, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 155 में। 156 में देखेंगे कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। 157 में क्या है, राज्यपाल की योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। राज्यपाल की योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 35 वर्ष का हो, पागल एवं दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 57 हो गया है। अनुच्छेद 158 देखेंगे कि राज्यपाल की शर्त के बारे में बात कर रहा है, और राज्यपाल उसी राज्य का नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल उसी राज्य का नहीं होगा, ये भी बात किसमें किया गया, 158 में। विधानमंडल एवं संसद के सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। विधानमंडल और संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको जो है ना, अगर मान लीजिए कि राज्यपाल का नियुक्ति करना है, ठीक है, और राज्यपाल की विधानमंडल में या संसद का सदस्य है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है। 159 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 159 में क्या है कि राज्यपाल में शपथ जो है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ जो है हाईकोर्ट का चाहिए। तो हम सवाल आप लोग से पूछे थे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री का पद है। अनुच्छेद 163 में क्या है, मुख्यमंत्री का पद। 64 में क्या है, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 में बात करेंगे तो महाधिवक्ता का पद है, केंद्र एवं महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में, ठीक है, बता दिया ना, जैसे कि राज्य में महाधिवक्ता है वैसे केंद्र में क्या हो जाएगा, महान्यायवादी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 166 में क्या है, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। राज्य सरकार के कार्यों का संचालन कौन करता है, 166 में। 167 में क्या है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। 168 में क्या है, विधानमंडल का गठन है। 169 में क्या है, विधान परिषद का गठन। 170 में क्या है, विधानसभा। 171 में विधान परिषद का संरचना। यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। 68, 69, 70, 71 विधानमंडल का गठन कौन, 168 में विधानसभा विधान परिषद का गठन, 169 विधानसभा, 170 और 171 में क्या है, विधान परिषद का संरचना। अब बात करेंगे राज्यपाल का अधिकार के बारे में, बात करेंगे राज्यपाल का अधिकार के बारे में, ठीक है। अधिकार नहीं है, अधिकार है, ठीक है। राज्यपाल का अधिकार दिए, कौन कौन सा अधिकार इसके पास है, ठीक है। एक तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, वित्तीय आपातकालीन क्षमादान, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। कार्यपालिका अधिकार क्या क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। विधायिका शक्ति देखते हैं कि अध्यादेश जारी करता है, 6 महीना या बैठक के 42 दिन तक वैध रहता है, ठीक है। ये अध्यादेश कानून की तरह होता है जो कि 6 महीना या 42 दिन तक वैध रहता है। विधायिका में क्या देगा, विधायिका में अगर हस्ताक्षर कौन करता है, राज्यपाल, जो हस्ताक्षर के बाद क्या बन जाता है, विधायक अधिनियम बन जाता है, ठीक है। न्यायपालिका शक्ति देखते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। वित्तीय शक्ति देखते हैं कि आकस्मिक निधि के पर जो नियंत्रण होता है वो राज्यपाल का होता है। आपातकालीन शक्तियाँ देखते हैं, राष्ट्रीय शासन के दौरान सारा अधिकार किसके पास चला जाता है, राज्यपाल के पास। क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 के पास, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्षमादान का शक्ति तो रहता है लेकिन मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता, ठीक है। मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता है, ठीक है। और सैन्य न्यायालय का मामला इसके पास नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों राष्ट्रपति के पास रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे देखते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद का जो है ना तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। देखिए पहले विधानसभा के बाद, उसके बाद लोग विधान परिषद देखेंगे, ठीक है। इसका चर्चा अनुच्छेद 170 में है। यहाँ पे चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे निम्न सदन कहा जाता है, इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। ये युवाओं का सदन है, ये मूर्खों का सदन है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल 5 साल वर्ष का होता है। ये भंग हो सकता है, ठीक है। विधानसभा क्या होता है, भंग हो सकता है। ये अस्थायी सदन है। आगे बढ़ते हैं। सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे अधिकतम सदस्य 500 है, न्यूनतम सदस्य 60। और अपवाद देख लीजिए, यहाँ पे 60 से कम है। सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40 है। आगे देखते हैं। यहाँ एक एंग्लो इंडियन जो राज्यपाल मनोनीत करता है उसको समाप्त कर दिया गया है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष। क्या है,
मंत्री जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। विधानसभा का बहुमत दल का नेता क्या होता है? मुख्यमंत्री बनता है यहाँ पे। अब विधानसभा में क्या होता है? अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। धन विधेयक पर संपूर्ण अधिकार किसका होता है? लोकसभा का होता है, मतलब विधानसभा का होता है, और केंद्र में लोकसभा का। दल बदल पे नियंत्रण कौन करता है? अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका पहले देख लेते हैं। ठीक है, विधानसभा परिषद के बारे में, अनुच्छेद गठन के बारे में बात करेंगे तो 169 जगह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उच्च सदन का आता है, द्वितीय सदन, बूढ़ों का सदन, विद्वानों का सदन। देखिए ये पहले पढ़ा चुके हैं हम लोग। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा देख चुके हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे डायरेक्ट। ठीक है, अलोकप्रिय सदन है, कार्यकाल उसका अनंत होता है, भंग नहीं होता है, स्थायी होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अधिकतम सदस्य विधानसभा का 1/3, इसको ध्यान रखिएगा। अधिकतम कितना होता है? विधानसभा का 1/3, न्यूनतम सदस्य 40 होता है। राज्यपाल मनोनीत करता है 1/6 सदस्य, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। ठीक है, यहाँ पे जो दो कटम-कुट्टी किया गया ये देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना मंत्री सामूहिक रूप से प्रति उत्तरदायी होता है विधानसभा का, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विधानसभा का बहुमत दल का नेता क्या होता है? मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आगे देखते हैं। विधान परिषद में सभापति होता है, उपसभापति होता है। धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। धन विधेयक को कितना दिन रोक सकती है? मात्र 14 दिन। दल बदल सभापति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं विधान परिषद। ठीक है, इसका गठन है अनुच्छेद 169 में। राज्य के विधानसभा का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके यह कहाँ पे जाएगा? संसद के पास। संसद अगर अनुमति देगा, यानी साधारण बहुमत से अगर हाँ बोलेगा तो विधान परिषद का गठन हो जाएगा, अगर नहीं बोलेगा तो विधान परिषद का गठन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इसे विधान परिषद देखे जो अस्थायी सदन है, उच्च सदन है, द्वितीय सदन है। ठीक है, इसका चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संख्या मत से। यह कभी भंग नहीं होता। इसका सदस्य का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। अब कार्यकाल कितना है इसका? अनंत वर्ष। ठीक है, विधान परिषद का कार्यकाल पूछेगा तो अनंत, लेकिन अगर सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष। अधिकतम सदस्य विधानसभा का 1/3, न्यूनतम सदस्य 40। पीछे पढ़ चुके हम लोग। 6 राज्यों में विधान परिषद है, ध्यान रखिएगा। कितना राज्यों में विधान परिषद? 6 राज्य में। एक बिहार में है 75, बिहार हो गया, यूपी हो गया, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बिहार में ध्यान रखिएगा 75 है, यूपी में 100 है, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40। इस सभी का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद का संरचना 171 में। देखिए अगर पूछेगा गठन तो 169 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा संरचना तो वो हो जाएगा 171 में। एमएलए कितना होता है? एमएलए का 1/3 होता है। स्थानीय स्वशासन 1/3। अच्छा, यहाँ जो संरचना है यानी एमएलए कितना नियुक्त करता है इसमें? ठीक है, 1/3। और स्थानीय स्वशासन यहाँ भी 1/3। माध्यमिक और उच्च स्तर का जो टीचर होता है वो 1/12। और 3 वर्ष जो पूर्व स्नातक पास स्टूडेंट क्या करता है? 1/12। और राज्यपाल 6। ठीक है, याद रखिएगा। एमएलए और ये क्या नाम है, स्थानीय शासन का 1/3 करेगा। ठीक है, यानी 1/3 दोनों करेगा। और 1/12 कौन कौन करेगा? ये देखिए, ये पढ़ा लिखा वर्ग से टीचर करेगा, माध्यमिक और उच्च स्तरीय का 1/12। ठीक है, और 1/12 कौन करेगा? 3 वर्ष जो पूर्व स्नातक पास स्टूडेंट। और 1/6 कौन करेगा? वो राज्यपाल करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्यपाल जो 1/6 जो मनोनीत करता है किसी कौन कौन क्षेत्र से? विज्ञान हो गया, साहित्य हो गया, कला, समाज सेवा और सहकारिता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा और सहकारिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी आप 5 क्षेत्र से करता है। ठीक है, अब देखिए, अब अंत होने वाला है क्लास का। ठीक है, देखिए अब फैक्ट कुछ दिया हुआ है, बिहार के बारे में कुछ दिया हुआ है। ठीक है, बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राम दयालु सिंह, 1937 में। स्वतंत्र भारत में विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, 1952 में। बिहार विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव। देखिए ये चेंज हो गया। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके। विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष सतीश प्रसाद सिन्हा, 1935 में। विधान परिषद का अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद, 1936 में। विधान परिषद का वर्तमान अध्यक्ष ये भी चेंज हो गया, इनके बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, अब मंत्रियों की संख्या देखिए फिक्स है। 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अपवाद के बारे में बात करेंगे तो दिल्ली में 10% है और न्यूनतम क्या है? 12 है। यानी मंत्रियों की संख्या कितना फिक्स कर दिया गया? 51वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में हुआ था, जो कि उसके बाद बोला गया था कि जो है ना 15% कितना मंत्री होना चाहिए? कितना? 15%। अपवाद में क्या है? दिल्ली 10% है। ठीक है, और न्यूनतम बोल रहा है 12। ठीक है, गणपूर्ति कोरम 1/10 है और संख्या न्यूनतम 10। ठीक है, न्यूनतम संख्या 10 होना चाहिए, गणपूर्ति कोरम 1/10। आगे देखिए, हाँ इसको जो समराइज किया गया। ठीक है, देखिए पद, शपथ कौन दिलाता है? त्यागपत्र किसको देता है? नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, नियुक्त कौन करता है? ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पर एक नए से देख लेते हैं। राष्ट्रपति को शपथ को दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और त्यागपत्र किसको देता है? ये उपराष्ट्रपति को देता है, इसकी नियुक्ति कोई नहीं करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति ही त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को ही, और नियुक्ति इसका भी नहीं किया जाता। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति ही त्यागपत्र लेता है और राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति त्यागपत्र लेगा, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ही शपथ लेता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करता है। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे और लोकसभा के उपाध्यक्ष के दोनों के बारे में बात करेंगे तो ये कोई भी शपथ नहीं लेता। ये लोग जो है लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेगा। ये वाला जो है कथन ध्यान रखिएगा, ठीक है। त्यागपत्र है, त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष किसको देता है, अध्यक्ष को। इसकी भी नियुक्ति कोई नहीं करता, ठीक है। मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री के ये क्या नाम पे शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल, और त्यागपत्र कौन देता है, राज्यपाल को, और इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करेंगे तो शपथ कौन दिलाता है, इसको राज्यपाल, त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को, और नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये पॉलिटी का सेकंड पार्ट था, ठीक है। इसी प्रकार से पॉलिटी का दो पार्ट जो है और आने आएगा, उसके बाद पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। जैसे ही पॉलिटी समाप्त होगा तो हम लोग बिहार अस्पताल की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब बाकी देखिए वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।